स्टूडेंट देखिएगा, एनटीए का टेस्ट नंबर 2 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सीरियल नंबर 1 से क्वेश्चन शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको रीड करता हूं। द प्रेशर ऑफ अ मीडियम इज चेंज फ्रॉम 1.01 10 to the power 5 Pascal to 1.165 10 to the power 5 Pascal and वॉल्यूम परसेंटेज चेंज गिवन 10%। तो देखिएगा क्वेश्चन में आपको प्रेशर का चेंज दिया है और क्वेश्चन में आपको परसेंटेज चेंज वॉल्यूम दिया है, लेकिन आपको टेम्परेचर की वैल्यू को उन्होंने कहा है कि कांस्टेंट कर देना है। देखिएगा ध्यान से कि हमारे पास फॉर्मूला होता है बल्क मॉडुलस निकालने के लिए माइनस, जो कि हमें पता है कि डेल्टा पी और डेल्टा वी ऑपोजिट सेंस में होते हैं, लेकिन आपके पास डेल्टा पी की वैल्यू जो मैंने फाइंड करी हुई है फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, तो आराम से निकल आएगा 15,500, राइट। तो देखिएगा यहां पे आपके पास आया है कि 15,500 डेल्टा पी और डेल्टा वी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम होता है डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, यानी कि ये आपको दिया हुआ है 10, तो डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड करेंगे इसको, दैट विल बी इक्वल टू 10/100, राइट। तो ये आ जाएगा 1/10। तो आप इसकी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो बल्क मॉडुलस आपके पास कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बल्क मॉडुलस की वैल्यू आएगी 15,500 डिवाइडेड बाई 1/10। नाउ योर आंसर विल बी 15,500 यानी 1.55 10 to the power 5। क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 1.55 10 to the power 5 डी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आइएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, इसमें कहा है टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर विद अ करंट I1 एंड I2 are placed along x and y axis. The equation of locus of point जीरो मैग्नेटिक इंडक्शन, आपको जीरो मैग्नेटिक इंडक्शन का निकालना है और आपको डायग्राम दिया हुआ है, इसमें इन्होंने शो किया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में किस तरह से हमारे लॉन्ग यहाँ पे वायर हैं। तो देखिएगा लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का सवाल होता है बेटा, इसमें आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग करंट जाने वाले जो वायर हैं, जीरो मैग्नेटिक इंडक्शन का जो लोकस होगा वो डेफिनेटली 45 डिग्री एंगल पे खींची हुई लाइन पर होगा, राइट। 45 डिग्री पर जो आपने लाइन जो बनाई है स्ट्रेट लाइन, इस लाइन पर मिलने वाला कोई भी बिंदु जो होगा वो आपका जीरो मैग्नेटिक इंडक्शन का होगा। तो एक काम कर लेते हैं, जीरो मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए यहां पे पॉइंट ले लेते हैं P और जिसकी डिस्टेंस आपकी x से कितनी होगी दैट विल बी y और y से कितनी होगी दैट विल बी x। तो इसका लोकस आ जाता है P x, y। याद रखिएगा डिस्टेंस अगर हमें करंट कैरिंग I1 से निकालना है तो फिर हमको y लेना होगा और करंट कैरिंग वायर I2 से निकालना है तो हमको x लेना होगा, यही बात ध्यान देने की है। तो B1 बराबर B2, यदि हम इधर से मैग्नेटिक इंडक्शन B1 और इधर से मैग्नेटिक इंडक्शन B2 दोनों को बराबर करेंगे, डायरेक्शन देखिएगा ऑपोजिट आ रही कि नहीं आ रही, इधर वाले के लिए ये देखिए इनवर्ड आती है और इधर वाले के लिए ये आउटवर्ड आती है, इसका मतलब दोनों के लिए सिंपल सा क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में केवल एक काम करेंगे, B1 इक्वल टू B2, चलिए म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 2I1 पहले वाले वायर के लिए और डिस्टेंस क्या हो जाएगी y, that will be y equal to mu naught by 4 that is 2I2। दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में हम अगर डिस्टेंस लेते हैं तो x लेते हैं तो आपके पास ये देखिए वैल्यू कैंसिल हो जाती है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, हमको यहाँ पे y निकालना है, y इक्वल टू आएगा I1 बाई I2 टाइम्स x। तो राइट जो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का जो आएगा वो आपका y इक्वल टू I1 अपॉन I2 x। क्वेश्चन का राइट आंसर सी है, क्वेश्चन का राइट आंसर सी है, राइट। इसमें आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 नंबर पे आएंगे तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा इस क्वेश्चन में कहा गया है बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। देखिएगा बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज स्फेरिकल नेचर की है और जिसमें बोला गया हॉलो बॉल फिल्ड विद वाटर, यानी कि पहले ये हॉलो थी, पहले पानी नहीं भरा था, बाद में पानी भरा है हमने। अ प्लग्ड
होल्ड, यानी कि यहाँ पे कोई होल है जो यहाँ पे उसको हम लोगों ने प्लग्ड किया हुआ है, राइट राइट। एंड नियर द बॉटम ऑफ ऑसिलेटिंग बॉब गेट सडनली अनप्लग्ड, मान लीजिए ये वाइब्रेट करती है और सडनली ये अनप्लग्ड हो जाए तो आपके पास जो यहाँ पे जो पानी है ना वो नीचे की ओर गिरने लगेगा। तो मैंने डायग्राम की पहली सिचुएशन बनाई हुई है, दूसरी सिचुएशन बनाई हुई है और फिर तीसरी है, फिर चौथी है। देखिए क्या होता है, पहले में पानी नहीं है तो टाइम पीरियड इन्होंने कहा है देन ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन टिल वाटर इज कमिंग आउट ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन वुड बी, इन्होंने कहा है कि टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो देखिएगा t की वैल्यू होती है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, t में जो हमारा टाइम पीरियड को डिसाइडिंग कर यहाँ पे जो लेंथ है वो हमारी एक्चुअल लेंथ, यानी कि इसको कहते हैं हम लोग इफेक्टिव लेंथ। और यहाँ पे अगर इफेक्टिव लेंथ निकालते हैं तो हमेशा हम लोग सी से निकालते हैं, राइट बच्चों। तो फिलहाल अगर हम इसी को एल ले लेते हैं तो हमारे पास पहले सिचुएशन में लंबाई इतनी है और दूसरी सिचुएशन में लंबाई क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा ध्यान से। आप यहाँ पे आपने जो ये लिया है ना, चलो हम लोग यहाँ से यहाँ तक ले लेते, मान लीजिएगा ये एल ले लेते हैं। सेकंड सिचुएशन क्या होगी, पानी जब भर दिया जाएगा तो हल्का सा सीजी जब पानी निकलने लगेगा तो हमारा पुराना वाला सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे वाले यानी कि कुछ शिफ्ट कर जाएगा। तो हमारे पास जो ये लंबाई है ये हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से शिफ्ट करने से हल्की सी बढ़ जाएगी, यानी एल प्लस डेल्टा एल की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी पहले की अपेक्षा थोड़ी सी बढ़ जाएगी। यानी कि टाइम पीरियड जितना इनिशियल था अब टाइम पीरियड बढ़ना शुरू हुआ पहले से दूसरे डायग्राम में। जब ऑसिलेशन करते समय अनप्लग्ड हो गया तो आपका ये पेंडुलम जो है ना वो अपना टाइम पीरियड धीरे से बढ़ाएगा। फिर जब पानी धीरे 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 पूरा निकल जाएगा, मैंने ये सिचुएशन दिखाई हुई है, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा तो फिर क्या होगा, जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। इसका मतलब हमारे पास टोटल जो लंबाई पुरानी वाली हो जाएगी। तो हम लोग जब बात करते हैं लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ हमारी पहले बढ़ रही है इफेक्टिव लेंथ, और फिर लेंथ हमारी बाद में क्या हो रही है, घट रही है। इसका मतलब हो गया हम बात इफेक्टिव लेंथ की करेंगे तो टाइम पीरियड हमारा पहले बढ़ेगा, फर्स्ट इंक्रीज बोला है एंड देन डिक्रीज कह रहा है टू ओरिजिनल वैल्यू। कहीं पे लिखा है फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज टू ओरिजिनल वैल्यू। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपका ए आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। ये डायरेक्ट आपका हिट करने वाला सवाल है बच्चों, ओम्स लॉ में आप सारे बच्चों ने प्रूफ किया है। इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपका 4th वाले का ए आता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं तो इन्होंने यही बोला है, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। प्रॉपर सारी बातें वैसी दी हुई हैं, एल है लेंथ, एरिया, ए रिलैक्सेशन टाइम, ई चार्ज है, और सारी चीजें उन्होंने दिया हुआ है, और एम की वैल्यू दो उन्होंने बोली है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप सारे बच्चों को लर्न होना चाहिए। आइएगा क्वेश्चन नंबर, हम लोग आते हैं 5 नंबर पे। देखिए रूम टेम्परेचर पे कॉपर हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए NT1 में भी सवाल था, इन्होंने कहा है कॉपर के नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि पर मीटर क्यूब। डेंसिटी दी हुई है, ये होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये आपको गिवन है। देखिएगा फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट करंट का, I इक्वल टू NEAVD, राइट। तो कहा है इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द कॉपर कंडक्शन ऑफ ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू दी हुई है, कह रहे हैं कि करंट कैरिंग 5.4 एम्पियर की है। तो अगर हम ऐसी कंडीशन पे करंट की वैल्यू हमको मालूम है, ये I हो गया, ये एरिया हो गया, ये आपको वैल्यू N की दी हुई है, सारी वैल्यू पता है, E आपको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मालूम है। तो अल्टीमेटली जब हम बात करेंगे तो VD की वैल्यू हम लोग फाइंड कर ले जाएंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन में जो VD की वैल्यू आती है आपको निकालना है तो मीटर पर सेकंड में निकालेंगे। जब हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.4 मिलीमीटर पर सेकंड इसका आंसर आता है। तो क्वेश्चन को कैलकुलेट करिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, सारी वैल्यू मैंने बता दी रखने के लिए। I की वैल्यू मालूम है, N की वैल्यू मालूम है, आपको A की वैल्यू पता है और एरिया की वैल्यू है। लेकिन मैंने कहा था सारा SI में दिया हुआ है, तो मीटर पर सेकंड को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, दैट विल कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में बोले यही गया है, मिलीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो राइट ऑप्शन इसका आ जाएगा डी, राइट। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में इस बात को समझिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों ये बोला गया है आपको, देखिए बहुत आराम से पढ़िए सवाल को और डायग्राम देखते चलिएगा। 3 चार्जेस -Q1 + Q2 -Q3, -Q1
प्लस Q2 एंड माइनस Q3। बच्चों देखिएगा, माइनस Q1 यहां जैसा कि डायग्राम में शो किया गया है, आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, देन एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन माइनस Q1। सारे के सारे हम लोग का कंसंट्रेशन माइनस Q1 पे कर देना है। माइनस Q1 पे जब हम करेंगे तो क्या होगा, फोर्स हम लोगों को माइनस Q1 चार्ज पे निकालना है। नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा। चलिए, एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा कोई चार्ज है, यस, वो है कौन सा, Q2। तो Q2 की वजह से लगने वाला फोर्स Q1 पे कितना होगा, हम लोग आराम से फाइंड कर लेंगे। दैट इज द वैल्यू ऑफ F1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ये डिस्टेंस दी हुई है B, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर, राइट। अलोंग डायरेक्शन क्या हो गया, डायरेक्शन इसकी देखिए मैंने शो कर दी गई, ठीक है। तो इस वाले चार्ज को ये वाला चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब बताइए, ये माइनस में और ये प्लस में, राइट। आपको ये भी माइनस दिया गया है, तो इनमें दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा। माइनस माइनस फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो मैंने क्या किया है, डायरेक्शन बना ली इसके ऊपर लगने वाले फोर्स के लिए फोर्स ऑफ रिपल्शन F2 लगेगा, और हम आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि हमको डिस्टेंस की वैल्यू पता है और वो है A। तो F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3, राइट, एंड अपॉन A स्क्वायर। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, O से A। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि एंगल कितना है, एंगल ये दिया है थीटा, तो फिर नीचे वाला भी हो जाएगा थीटा, और अगर ये थीटा है तो ये वाला बचेगा 90 माइनस थीटा। तो इसका कंपोनेंट निकालना है अलोंग एक्स एक्सिस, तो इट विल बी F2 cos 90 माइनस थीटा। तो देखिए मैंने क्या निकाला है, F2 cos 90 माइनस थीटा। एक्चुअली हम लोगों को यहाँ पे 90 माइनस थीटा लेना है ना। तो जनरली हम लोग एंगल पता होता है तो F cos थीटा कर लेते हैं, बट दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। तो आप लोगों को यहाँ पे 90 माइनस थीटा कर देना है, और cos 90 माइनस थीटा जो हमने यहाँ पे लिखा है ये आपका हो जाएगा साइन थीटा। तो फॉर्मूला क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3, ये पहले वाला फोर्स था आपका, पुराना निकाला था, एंड बस कंपोनेंट निकालना है, तो cos 90 माइनस थीटा। अब आपको करना क्या है, इन दोनों फोर्सेस को ऐड कर देना है। नेट फोर्स Q1 पे क्या होगा, F1 इधर की ओर, और F2 का कंपोनेंट भी इधर की ओर लेना है। तो ये हो जाएगा आपके पास F1 प्लस F2 cos थीटा। तो दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अगर आपको निकालना है किसके प्रोपोर्शनल है, तो देखिए यहां पे आता है Q1, राइट, Q1 पे निकालना है तो Q2 आता है, और ये देखिए Q3 आता है। Q2 के साथ B स्क्वायर, कोई ऑप्शन है, प्लस आना चाहिए। Q2 के साथ B स्क्वायर, और Q3 के साथ देखिए A स्क्वायर आता है, और यहाँ पे आपका कॉस होता है, जबकि ये क्या दिया है, साइन। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। कोई और ऑप्शन है, ये तो हो ही नहीं सकता। कोई और ऑप्शन है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने साइन के बेसिस पे राइट ऑप्शन लगा देंगे क्वेश्चन का बी। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें यूवी ग्राफ बनाया गया है। यू को और वी को हम लोग जैसा कि अपने ट्रेडिशनल केसेस में लेते थे, एक्स एक्सिस पे यू और वाई एक्सिस पे वी ले लेते थे। तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे बनाते थे ग्राफ, ट्रेडिशनल ग्राफ। यू की वैल्यू इनफाइनाइट ले लेंगे तो 1/v प्लस 0 इक्वल टू 1/f आ जाएगा। f की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, v की वैल्यू हो जाएगी प्लस f, राइट। फिर आप v की वैल्यू को इनफाइनाइट ले लेंगे बच्चों, v की वैल्यू इनफाइनाइट ले लेंगे तो क्या आएगा, 1/u इक्वल टू 1/f आएगा। दैट विल बी इक्वल टू u की वैल्यू हो जाएगी प्लस f, राइट। तो देखिए u भी प्लस f आ गया और v भी प्लस f आ गया। कैसे बनाओगे ग्राफ, आपके पास ग्राफ बनाने के लिए कोई समस्या नहीं, यहाँ पे u लिया जाएगा, यहाँ पे v लिया जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। बस एक बात ध्यान देनी है सवाल में, जो ब्यूटीफुल बात यह है कि आपको इन्होंने बोल दिया u/f और इन्होंने बोल दिया v/f सारे ऑप्शन में। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, यहां पे करेंगे ये कि u/f अगर लेंगे तो दैट विल बी +1, है ना। और अगर हम लोग यहां पे लेंगे तो v/f लेंगे तो दैट विल बी +1। तो ध्यान दीजिएगा, y एक्सिस पे v/f हो जाएगा, x एक्सिस पे u/f हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में u/f और v/f लेकर, तो एक ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक यहाँ पे लाइन बना देते हैं। तो देखिएगा दैट इज +1 की लाइन है, और ये भी +1 की लाइन है। यहाँ पर देखिए +1 और ये आएगा +1
+1। तो मैंने ये क्यों बनाया है, क्योंकि हम लोगों को u/f और v/f दोनों ही +1 आ रहे हैं। तो दोनों को +1 के लिए हमारे पास सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि हम पुराने ग्राफ को याद रखें और नए वाले ग्राफ में एक थोड़ा सा परिवर्तन है कि उन्होंने u और v न लेकर u/f और v/f ले लिया है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, +1 बना दिया हमने, लाइन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इन दोनों को मिला दीजिए, यही आपका ग्राफ होगा। तो राइट आंसर क्वेश्चन का ए है। ए वाले ऑप्शन में आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अ टेबल फैन रोटेटिंग एट द स्पीड ऑफ 2400 RPM रोटेशन पर मिनट, राइट। कहते हैं स्विच्ड ऑफ कर दिया गया, इतनी तेजी से पंखा घूम रहा था 2400 रोटेशन पर मिनट से, फिर उसको बंद कर दिया गया। बंद करेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली धीरे धीरे रुकते हुए रोटेशन 0 हो जाएंगे आरपीएम। तो यही ग्राफ वेरिएशन दिखाया है, वेरिएशन ऑफ आरपीएम विद टाइम शोन इन फिगर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आरपीएम रोटेशन। कहा है टोटल नंबर ऑफ रोटेशन निकालना है बिफोर कम टू रेस्ट, रुकने से पहले कुल कितने नंबर ऑफ रोटेशंस हो जाएंगे। तो देखिए भैया, इस क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला जो बताया है, यहां पे टाइम रुकने में लगा समय 24 सेकंड का लगा, राइट। और ये हमको दिया है आरपीएम, और हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन में, हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट का, टोटल नंबर ऑफ रोटेशन डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट। तो ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे इस सवाल में गलती करेंगे, जल्दबाजी में करेंगे, नीट के पेपर देते समय बड़ी जल्दबाजी रहती है, तो उनको लगता है कि भैया अपना जो टाइम दिया वही रख के चले आइए। नहीं, कुछ बच्चों का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया है कि जो भैया ये एरिया है यही हमारा आता है, एरिया विल बी टोटल नंबर ऑफ रोटेशन। कंसेप्ट सवाल का एक लाइन का है। देखिए टोटल नंबर ऑफ रोटेशन चाहिए, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया आ जाएगा, इसीलिए मैंने लिखा एरिया। अब बताओ एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए देखिएगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। एरिया निकालने के लिए हमारे पास यहां पे देखिए इतना पार्ट जो बन रहा है इसको कहते हैं ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, तो 2400 प्लस आ जाएगा 600, राइट। 2400 और 600 हो गया, ठीक है भाई। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 2400 600 हो गया और बाई 2 कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई, भाई इनके बीच का कितना डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस है 8 सेकेंड, सेकेंड को कर दिया मिनट में कन्वर्ट, डिवाइडेड बाई 60 करके। चलो हम आते हैं, प्लस कर लेंगे, इधर का एरिया निकालना होगा, इधर का राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू बेस कितना है 24 में से 8 माइनस करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, दैट विल बी इन किस में आएगा, मिनट में आएगा। आइए फिर हाइट कितनी है, हाइट हो जाएगी इसकी दैट इज 600। तो बच्चों आराम से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमारा जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर आता है वो आता है 280 रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशंस विल बी 280। तो क्वेश्चन के नंबर ऑफ रोटेशन जब निकाल लेंगे तो 280 हमारा इसका राइट आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 9 नंबर पे आते हैं। देखिए ये बहुत ही प्यारा सवाल है और ये डायरेक्ट आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है। कितने भी आपके स्टेप्स होते हैं, सीढ़ियों से आपके गिरने वाली बॉल होती है वो कितने स्टेप पे गिरती है जाके, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपका पॉसिबल है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है भैया, अ बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेयर वे विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इन्होंने इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रखी है, यानी ये वाली वैल्यू हमको पता है 1.8 मीटर पर सेकेंड। द स्टेप्स आर 0.2 मीटर हाई, यानी हमने y ले लिया हाइट और x ले लिया है इसकी डिस्टेंस यानी लेंथ ले ली है। तो कितना वाइड है स्टेप 0.2, कितना वाइड कितना आपका हाई है 0.2, यानी x और y दोनों क्या हैं, बराबर हैं। विच स्टेप द बॉल विल हिट, आपकी जो बॉल है कौन से स्टेप पे हिट करेगी। तो देखिए बच्चों मान लीजिएगा अगर nth स्टेप पे बॉल आपकी हिट करती है तो nth स्टेप पे जब बॉल हिट करेगी तो टोटल कितनी आपकी यहां से लेकर यहां तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगी nx, राइट। और आपको पता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने का मतलब होता है, अगर आपको एक तरह से प्रोजेक्टाइल के केस में रेंज निकालना होता है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालते थे और मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो भैया इसको हम
निकालने के लिए सीधे सीधे टाइम का मल्टीप्लाई कर दें। तो टाइम कितना लगता है यहां से यहां आने में, मान लो t लगता है टाइम। हम तो कह रहा है ना, इस सवाल में सबसे बड़ी बात है कि इस सवाल में जो इन्होंने बात बोली है कौन से स्टेप पे गिरेगी, तो हमने मान लिया t समय में गिरती है। तो देखिए इक्वेशन मैंने ये वाली बनाई है, nx क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल रेंज, मल्टीप्लाइड बाई इक्वल टू u इंटू टी। यू क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी हुई है। तो सारी वैल्यू निकाल दी, टी की वैल्यू निकाल के हम लोग बैठ गए। आइए पहली इक्वेशन कैसे आई, वर्टिकल मोशन लेंगे। वर्टिकल मोशन के लिए बताइए कोई इसके पास वेलोसिटी है, नहीं है। इसका मतलब वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। टोटल कितनी हाइट है ये, एक वाई 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 एन वाई, तो h की जगह पे एन वाई आ गया, 0 हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। नीचे वाली t की वैल्यू उठा के ऊपर रख दीजिए, आंसर आ गया। देखिए मैंने निकाला है यहां पे n की डायरेक्ट वैल्यू, नीचे वाले t की वैल्यू उठा के ऊपर रखेंगे तो आपको फॉर्मूला वैसे याद रखना चाहिए। चलिए इस फॉर्मूले में कौन कौन सी वैल्यू मालूम है, सारी वैल्यू पता है आपको। देखिए u की वैल्यू कितनी होती है, 1.8 मीटर पर सेकेंड है होल स्क्वायर। y की वैल्यू कितनी है, 0.20 है, डिवाइडेड बाई 10 हो गया, और 0.20 एंड 0.20 सॉल्व करिएगा। आपका जो आएगा नंबर ऑफ स्टेप निकालते हैं तो ये फोर्थ स्टेप 3 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो आप इसको फोर्थ स्टेप पे बॉल को गिरा सकते हैं। फोर्थ स्टेप पे आपकी बॉल जो ये वाली होगी वो गिर जाएगी, राइट। तो क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर जो है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 वाला कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर आइएगा बच्चों 10th नंबर पे। बहुत ही प्यारा सवाल है और देखिए बहुत डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है और केवल आंसर आपको पढ़ते पढ़ते निकालना है। देखिए, कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, द वॉल इज स्मूथ। इन्होंने कहा है स्मूथ वॉल है, राइट। और इस तरह की प्रॉब्लम आपने पहले भी लगाई है। एक स्मूथ बॉल पे आपने ब्लॉक ए को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बट द सरफेस ऑफ ब्लॉक ए एंड बी इन कॉन्टेक्ट आर रफ। ये वाला जो सरफेस है बच्चों, ये वाला रफ है। तो दैट मीन्स कि यही एक ऐसा है पोर्शन जहां पे हमें फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और हमको ये रोकने के लिए एलिजिबल रहेगा। आइएगा, कहा जाता है कि फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए, हमें निकालना है फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए। तो जरा ये समझिएगा कि आपने जो फोर्स लगाया है, फोर्स का अगर हम लोग कंपोनेंट कर लेते हैं तो F का दिस कंपोनेंट आता है F cos थीटा, और अगर हम F का कंपोनेंट परपेंडिकुलर निकालते हैं तो F sin थीटा। ये वाला जो F cos थीटा है ये तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए है, और अगर हम लोग ये रिएक्शन इतने से कम पे कर पाएंगे तो डेफिनेटली ये गिर जाएगा, राइट। तो आपके पास जो ब्लॉक ए है, जरा हम इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस निकालते हैं। तो इसका जो वेट होगा ना, इसका वेट इधर लगेगा, और जो डाउनवर्ड वेट लगेगा यही इसको क्या करेगा, नीचे लाने की टेंडेंसी में है। तो समझिएगा कि जो ब्लॉक आपका ए है वो नीचे लाने की टेंडेंसी में है। तो अगर ब्लॉक ए के ऊपर निकालेंगे बी की वजह से, सुनिएगा ध्यान से, ब्लॉक ए के ऊपर निकालेंगे बी की वजह से, क्योंकि दोनों का सरफेस बिटवीन देम रफ है, तो ब्लॉक ए के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा ऊपर की ओर। लेकिन बात सवाल में हो रही है बी पे लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स की बात हो रही है। देखिएगा, पूछा जा रहा है यहां पे फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए इन इक्विलिब्रियम। तो हमसे कहा जाता है कि अगर बी पे लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स की बात करेंगे तो ये वाले फ्रिक्शनल फोर्स के जस्ट ऑपोजिट लगेगा। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर आप आ जाएगा, बिना टाइम बर्बाद करे हुए आराम से आप लगा देंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और वो भी बी के ऊपर लगेगा, राइट। तो ड्यू टू ए। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं ट्रेवल इन फ्री स्पेस विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब है, इसमें टाइम भी बिल्कुल बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया होता है। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब दिया होता है ना, तो आप उसका स्लोप निकालते हैं और स्लोप ही डिसाइडिंग होता है उसमें पर्टिकुलर पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए। क्वेश्चन में कहा गया है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालिएगा ऑफ द पार्टिकल, किस समय पे नेगेटिव हो जाएगी, सी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे, ई पॉइंट पे और एफ पॉइंट पे। मेनी पॉइंट्स आर शोन। 4 पॉइंट दिए, 4 ऑप्शन दिए। चारों ऑप्शन में किस किस पॉइंट पे जाके आपकी वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। बच्चों बताइए, वेलोसिटी आपको पता है इसका स्लोप होता है, और स्लोप आपको मालूम है, जो स्लोप होता है वो किसी भी कर्व पे खींचा हुआ टेंजेंट होता है, और उसका एंगल जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से निकालते हैं।
राइट। तो अगर इस डायरेक्शन में एंगल निकालते हैं तो ये वाला जो पॉइंट आपका है जिसको कहते हैं ई वाला पॉइंट, उस पे आपका स्लोप इस प्रकार से होगा और दैट विल बी माइनस, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। तो क्वेश्चन में कहीं पर भी नेगेटिव वेलोसिटी की बात कही गई है। अगर बात नेगेटिव वेलोसिटी की कही गई है तो याद रखिएगा क्वेश्चन का जो आपका इस समय हमसे पूछा जा रहा है, सी वाले पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव, डी वाले पॉइंट पे स्लोप जीरो, ई वाले पॉइंट पर स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि ये वाला राइट ऑप्शन आपका सही है। तो भाई सीधे सीधे देख के आप आंसर लगा सकते हैं, नेगेटिव स्लोप नेगेटिव वेलोसिटी। मैंने सारी बातें लिख दी हैं यहाँ पे। स्लोप अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वेलोसिटी होगी, स्लोप अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वेलोसिटी होगी। आइएगा क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 नंबर पे। देखिए क्वेश्चन 13 वाला जो है ना बच्चों, आपने पहले भी लगाया होगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। स्टोन इज थ्रोन 25 मीटर पर सेकेंड एट द एंगल ऑफ 53। जब 53 एंगल आ गया, पहली बात तो 53 में कोई अगर एंगल आता है तो आप यू आर नॉट सपोज टू लर्न ऑल द वैल्यू 52, 53, 47 इस तरह की वैल्यू लर्न करने की आपसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अप्रोक्सीमेशन कहीं ना कहीं हम लोग को सिखाया गया है, हम अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। जैसे cos 60 की वैल्यू और cos 45 की वैल्यू, तो इनके बीच में आपकी वैल्यू आएगी, तो दशमलव में वैसी वैल्यू आप इसको ले सकते हैं। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि सर ये 53 आ गया, अब बताइए हम क्या करें। हमने तो 45 डिग्री का एंगल पढ़ा है, हमने 60 डिग्री का एंगल पढ़ा है, तो बहरहाल हमने 53 डिग्री के एंगल से एबव द ग्राउंड ऊपर की ओर भेजा है बॉल को और स्टोन को, और कहते हैं एट वॉट टाइम इट्स वेलोसिटी इज 45 डिग्री बिलो द हॉरिजॉन्टल। कितने समय पे इसकी वेलोसिटी 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल बिलो द हॉरिजॉन्टल हो जाती है। तो देखिएगा दो पॉइंट ऐसे होते हैं जब 45 डिग्री का एंगल मिलेगा आपको, और देखिए आप सीधे सीधे स्टार्टिंग यहां से करो। अगर u इसकी इनिशियल वेलोसिटी है तो u cos थीटा और u sin थीटा इनके दो कंपोनेंट कर लिए हमने। अब आइएगा इस पॉइंट P पर इसका एंगल 45 डिग्री का हो जाता है, तो आपके पास यहां पे v cos थीटा, v cos अल्फा एंड v sin अल्फा मिलेगा। तो 45 डिग्री का एंगल अगर यहां है तो एबव द हॉरिजॉन्टल है, और 45 डिग्री का एंगल अगर यहां देखते हैं तो दैट विल बी बिलो हॉरिजॉन्टल। तो ये हमसे यही कह रहा है कि 45 डिग्री नीचे की ओर बनने वाला। तो भैया एक काम कर लेते हैं, हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है और आप लोगों ने इस फॉर्मूले को लगाया भी होगा। वर्टिकल कंपोनेंट Vy एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Vx, बीच में बनने वाला एंगल अल्फा। तो हमारा एंगल कितना बन रहा है, ये वाला अल्फा वाला 45 डिग्री, तो tan 45 आ जाएगा। अगर ये प्लस रहेगा तो ये वाला केस है, माइनस रहेगा तो ये वाला केस होगा। कौन सा पूछा गया है, माइनस वाला। कहा गया बिलो द हॉरिजॉन्टल, तो हमें माइनस ले लेना है, बस हो गया काम। Vy और Vx की वैल्यू क्या होगी बताइए बच्चों। Vx की जो वैल्यू है एक प्रकार से u cos थीटा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी बदलता नहीं है। तो हमारे सवाल की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो Vx की वैल्यू है दैट विल बी u cos थीटा। अच्छा Vy की वैल्यू क्या है, Vy की वैल्यू निकालेंगे तो दिस इज द वेलोसिटी जो वर्टिकली हमारी हो रही है, यानी ग्रेविटी की वजह से बदल जाएगी, वर्टिकल कंपोनेंट है। तो ये आ जाएगा आपके पास u sin थीटा माइनस जी टी, यानी v इक्वल टू यू माइनस जी टी का फॉर्मूला लगाकर वैल्यू पुट कर दिया मैंने यहां पर। अब साइन कितना आएगा, ये देखिए साइन 53 डिग्री आ रहा है, और देखिए ये यहाँ पे आपका कॉस 53 डिग्री आ रहा है। साइन 53 की वैल्यू मैंने अप्रोक्सीमेशन लेकर 4/5 किया है, और कॉस 53 की वैल्यू लेकर मैंने 3/5 किया है। दोनों के फॉर्मूले में वैल्यू ये वाली पुट करेंगे और हमारा राइट आंसर आ जाएगा 3.5 सेकेंड। तो बड़ा आसान सा सवाल है बच्चों। अगर ये अबव द हॉरिजॉन्टल कहता तो हम लोग इसमें प्लस ले लेते, तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान। आइएगा क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 नंबर पर। फॉरवर्ड बाइज में कहा गया है कौन सा डायोड, आपका चारों डायग्राम देख डालिए फटाफट। ये अगर P है और ये अगर N है, ये अगर हाई पर होगा, ये अगर लो पर होगा, तो राइट ऑप्शन क्वेश्चन का देखिएगा हाई लो, यानी ये देखिए माइनस, ये अनबाइज्ड है। ये देखिए कैसा है, ये वाला आपका लो, ये वाला हाई, ये रिवर्स बाइज है, ये वाला माइनस लो, ये वाला प्लस,
ये वाला रिवर्स बाइज है, तो कौन सा बचा आपका सवाल का आंसर? यही वाला बचा है जिसको कहते हैं फॉरवर्ड बाइज। तो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आ जाता है फॉरवर्ड बाइज में, और वो मैंने आपको बता दिया। आइएगा क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 नंबर पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस आपको दी गई है। लेंथ ब्रेथ और थिकनेस आपको दी गई है किसी भी ब्लॉक की। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है बेटा, ये इन्होंने बोला है कि ये एक्चुअली क्या है, एरर का क्वेश्चन है। तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम निकालना है। किसी भी ब्लॉक को नापा, डायमेंशन लिया, लेंथ ब्रेथ और हाइट की डायमेंशन, थिकनेस की डायमेंशन हमको पता है। तो क्वेश्चन में कह रहा वॉल्यूम। आपको पता है बच्चों यहाँ पे क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH। LBH, एच की जगह पे T हो गया क्योंकि इन्होंने थिकनेस दे रखी है। तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, परसेंटेज एरर इनकी निकाल के आप ऐड कर दो, राइट। तो क्वेश्चन बड़ा आसान, परसेंटेज एरर लेंथ की कैसे निकलेगी, फटाफट करिएगा। परसेंटेज एरर लेंथ की निकालने के लिए चेंज यानी कि डेल्टा एल की वैल्यू कितनी दी हुई है, डेल्टा एल की वैल्यू ये वाली है, डेल्टा बी की वैल्यू ये वाली है, डेल्टा डी की वैल्यू ये वाली है। तो रख दीजिएगा यहाँ पे आप डेल्टा एल ओरिजिनल लेंथ इंटू 100, डेल्टा बी ओरिजिनल लेंथ इंटू 100, डेल्टा टी ओरिजिनल लेंथ इंटू 100। फटाफट इनको निकाल के अप्रॉक्स ये वाली वैल्यू सॉल्व करने पर हमारी 0.35% के अराउंड आंसर देगा। इसके अलावा कोई इसके समीप आंसर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट ऑप्शन है आपका वो सी ऑप्शन है। बच्चों एनटीए का हम लोग अभ्यास 2 का क्वेश्चन नंबर 60 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों 16 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एलसीआर सर्किट हमें दिया हुआ है और हमें इसमें क्वालिटी फैक्टर पूछा गया है, ठीक है। और इंडक्टेंस दिया हुआ है, कैपेसिटेंस में दिया हुआ है और रेजिस्टेंस में दिया हुआ है। क्वालिटी फैक्टर पूछा गया है। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो जब इंडक्टर में आप वोल्टेज आप फाइंड करोगे, वोल्टेज निकालोगे, ध्यान रखिएगा वो भी रेजोनेंस की कंडीशन में। तो बच्चों इसमें जो VL इक्वल टू हो जाएगा I इंटू XL। ध्यान रखिएगा XL इसका रेजिस्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, I इसमें करंट है। और ध्यान रखिए करंट किस कंडीशन में है, रेजोनेंस की कंडीशन में। तो बच्चों ये VL वैल्यू पुट करते हैं तो I इक्वल टू हो जाएगा V डिवाइड बाई R। बच्चों रेजोनेंस में जो नेट रेजिस्टेंस सर्किट का होता है वो R होता है, ध्यान रखिएगा। ये हमारी करंट हो गई। और XL की वैल्यू बच्चों जानते हो क्या होती है आप, ओमेगा इंटू एल। ये XL की वैल्यू बच्चों है। अब आप एक काम करिए, आप जरा जो कांस्टेंट है उनको अलग कर लीजिए। तो ओमेगा L डिवाइड बाई R इसको अलग कर लीजिए। अब यहाँ बचेगा V। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों कि ये इंडक्टर में वोल्टेज है VL और ये हमारा टोटल अप्लाइड वोल्टेज है V। तो आप देख रहे हैं ये वैल्यू एक्स्ट्रा आ जा रही है, ये वैल्यू। इसका मतलब पक्की बात है बच्चों कि जो इंडक्टर में वोल्टेज है वो अप्लाइड वोल्टेज से इतने टाइम ओमेगा L डिवाइड बाई R टाइम ज़्यादा है। इसका मतलब वोल्टेज एम्पलीफाई हो गया। बच्चों इसी फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, जिस फैक्टर टाइम वोल्टेज इंक्रीज कर जा रहा है, क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं बच्चों। तो इसे हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे और ये Q इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा L डिवाइड बाई R। ध्यान रखिएगा ये सब रेजोनेंस की कंडीशन में बच्चों हो रहा है। अब इसके बाद में बच्चों हम लोग एक काम करते हैं, ओमेगा की वैल्यू डाल देते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होती है, 1 डिवाइड बाई रूट LC। और ये L डिवाइड बाई R ये बच्चों हमारे पास पहले से ही था। तो बच्चों यहाँ पर ये रूट L इस L से कैंसिल होगा। ध्यान रखिएगा 1/R रूट के बाहर है, रूट में बच्चों हो जाएगा L डिवाइड बाई C। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 1/R रूट L बाई C। अब बच्चों हमें सब दिया हुआ है, क्वेश्चन में L दिया हुआ है, R दिया हुआ है, C दिया हुआ है। सब बच्चों आप अब यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। एक बार यहाँ पर रख लीजिए और अब आप सॉल्व कर लीजिए। तो इस हिसाब से जो हमारा इसका आंसर नंबर B है, सॉल्व करने के बाद में इसका आंसर B आ जाएगा। तो इसका आंसर बच्चों 2.54 आ जाएगा। अब बच्चों इसके बाद में हम लोग का क्वेश्चन नंबर आता है 17 क्वेश्चन बच्चों जो है ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बच्चों वो क्वेश्चन आपको डिस्कस करने हैं, मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिनमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी सी। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप कर लोगे, ठीक है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। मैं 18 क्वेश्चन पे आ रहा हूँ बच्चों। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है 2 पार्टिकल A एंड B एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। टाइम पीरियड बच्चों दिए गए हैं, 2 पार्टिकल एसोसिएशन कर रहे हैं, कट्टी है, का 5T/4 है और दोनों मीड पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं। और पूछा गया है हमसे फेज डिफरेंस बिटवीन
फेज डिफरेंस बिटवीन देम व्हेन पार्टिकल ए कंप्लीट वन ऑसिलेशन। बच्चों ए वाला जो ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, हमसे बोला गया है वो टी सेकंड पे कर रहा है, टाइम पीरियड मतलब टी पे कर रहा है, और इस टी पे हमें क्या पूछा गया है, फेज डिफरेंस, दोनों एसएचएम कर रहा है। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन एसएचएम में क्या होती है, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये बच्चों इक्वेशन होती है, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। चलिए यहां मैं लिखता हूं x1, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए x1, यहां पर एम्पलीट्यूड पता नहीं तो a1 मान लेता हूं, और यहां बच्चों ओमेगा की जगह पे बच्चों यहां पर मैं लिख देता हूं 2 पाई डिवाइड बाई T1। T1 की वैल्यू बच्चों बाद में T दी हुई है, हम बाद में पुट करेंगे, अभी मैं T1 लिख देता हूं, और इनटू ये हो जाएगा T। ठीक है, ये T लिख दिया। अब इसके बाद में सेकंड वाले पार्ट के लिए बच्चों इक्वेशन लिखते हैं, x2 इक्वल टू हो जाएगा, एम्पलीट्यूड इसका a2 ले लेते हैं बच्चों, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू बच्चों यहाँ पर हो जाएगी 2 पाई डिवाइड बाई T2 और इंटू टी। अब जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि ये जो साइन के बाद में लिखा हुआ है एंगल जो लिखा हुआ है, ये यही क्या होता है, फेज होता है। दोनों का हम लोग फेज डिफरेंस ले लेते हैं। तो फेज डिफरेंस बच्चों हम डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा माने बच्चों क्या होता है, चेंज होता है, किसका चेंज, फेज का चेंज। तो बच्चों ये हो जाएगा फाई 1 माइनस फाई 2। तो सीधे बच्चों हम लोग फाई 1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, फाई 1 ये है और बच्चों फाई 2 ये है। तो ये हो जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई T1 इंटू स्मॉल टी माइनस 2 पाई डिवाइड बाई T2 इंटू स्मॉल टी। अब यहाँ से आप 2 पाई टी और ये 2 पाई टी कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा 1/T1 माइनस 1/T2। और बच्चों T1 की वैल्यू T डाल दीजिए और T2 की वैल्यू आपको दे रखी है 5T/4 डाल दीजिए। तो बच्चों 4 ऊपर आ जाएगा और 5T नीचे आ जाएगा। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, ये समय हम टी का रखेंगे तो बच्चों हमें फर्स्ट वाले पार्टिकल का टाइम दिया हुआ है, इस टी की जगह पे क्या लिख दीजिए, कैपिटल टी पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू कैपिटल टी, और यहाँ से आप टी बाहर निकालेंगे तो टी आ जाएगा। और यहाँ बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे आप इसको, तो ये बच्चों आ जाएगा 1/5 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो बच्चों टी से टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारा ये आ गया 2 पाई डिवाइड बाई 5। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया, जो कि फेज डिफरेंस हमसे पूछा गया था 2 पाई बाई 5। तो बच्चों इस हिसाब से जो हमारा सी वाला आंसर है, ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलिए इसके बाद में बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों हमारे पास में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बच्चों है ये। अब बोला गया है ए रिंग शेप्ड ट्यूब कंटेंट 2 आइडियल गैस। एक रिंग शेप देख रहे हैं बच्चों, ये ट्यूब है, देखिए ट्यूब है, और इसमें 2 गैस फील्ड हैं, आइडियल गैस फील्ड है, और इनका जो मोलर मास दिया हुआ है, एक का 32 है बच्चों, इस वाले का 32 है, इस वाले का बच्चों कितना है, 28 है। और बोला गया है द गैस आर सेपरेटेड बाई 1 फिक्स्ड पार्टीशन एंड अदर मूवेबल स्टॉपर एस विच कैन मूव फ्रीली विदाउट फ्रिक्शन इनसाइड द रिंग द एंगल अल्फा। बच्चों ये अल्फा की वैल्यू इस क्वेश्चन में पूछी गई है। ठीक है, अच्छा बच्चों एक बात बताइए, ये गैस इधर से फील्ड है, ये गैस ये फील्ड है, ये कोई गैस है, एक गैस हमारे पास यहाँ फील्ड है, और बच्चों एक गैस हमारे पास यहाँ फील्ड है, ये गैस फील्ड है। दोनों गैस बच्चों किसमें है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब बच्चों ये हो गया कि यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा होगा, जो प्रेशर दो तरफ से लग रहा होगा, वो इक्विलिब्रियम में है। प्रेशर कैसा होगा, इक्वल होगा। ये बच्चों क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन बच्चों हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन सॉल्व करते हैं। आप अच्छे जानते हो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है। आइडियल गैस इक्वेशन बच्चों होती है PV। आइडियल गैस इक्वेशन बच्चों होती है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ PV इक्वल टू N इंटू RT। ये बच्चों एक क्वेश्चन होती है। और बच्चों ये N क्या चीज़ है, ये हमारा नंबर ऑफ मोल है, और नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं PV इक्वल टू N की जगह पे स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M इंटू ये हो जाएगा RT। अब ये देख लेते हैं बच्चों कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कांस्टेंट है। तो बच्चों प्रेशर, ये प्रेशर बच्चों कांस्टेंट है, दो तरफ का प्रेशर इक्विलिब्रियम में है तो कांस्टेंट है बच्चों। और ये m स्मॉल m क्या है बच्चों, ये मास है, तो मास भी क्वेश्चन में हमें दोनों का सेम बोला गया है। और एक बात, दोनों का जो पूरा जो ये ट्यूब है,
इसमें टेम्परेचर भी क्या है, रूम टेम्परेचर है बच्चों, तो वो कांस्टेंट है, ये टी भी कांस्टेंट है बच्चों, और ये आर तो बच्चों पहले से कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है। तो देखा जाए तो सब चीज़ें कांस्टेंट हैं, केवल किसको छोड़ के, वी और एम को छोड़ के। तो बच्चों यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल जाएगा कि एम वी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट। तो बच्चों लिख सकते हैं m1v1 इक्वल टू m2v2। यहाँ से बच्चों हमें एक रिलेशन मिल जाएगा, जहाँ m1 m2 दोनों के मोलर मास हैं और ये क्वेश्चन में हमें दिए हुए हैं। अब मामला किस पे आता है, वॉल्यूम पे। अगर वॉल्यूम हमें मिल रहा है, क्वेश्चन बच्चों हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब मैं वॉल्यूम कैसे सॉल्व होगा, वॉल्यूम कैसे निकलेगा, मैं आपको ये बताता हूँ बच्चों। पूरी ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है बच्चों, तो कांस्टेंट ही होगा, एरिया कांस्टेंट है। तो बच्चों अगर मैं ये, जैसे आप देख रहे हैं, अगर मैं इतने की बात करूं, जैसे मैं ये क्रॉस सेक्शन, ये मैं इसकी बात करूं, तो बच्चों मान लो कि इसकी जो लेंथ है वो L है, L लेंथ है। एंगल देख रहे हैं कितना है, अल्फा है। तो आप अच्छे जानते हो ये लेंथ बच्चों हम लोगों ने L ले ली और ये एंगल कितना बच्चों है, अल्फा है। और क्रॉस सेक्शन बच्चों एरिया कितना है, A है। जैसा कि आप जानते हो बच्चों कि वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्यूब के लिए बात करें तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ बच्चों हो जाएगा। और लेंथ इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा। एंगल इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आर्क डिवाइड बाय रेडियस। तो बच्चों आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेडियस इंटू एंगल। और रेडियस बच्चों आप चाहो तो इसकी आप आर मान लो, ये भी आर है बच्चों, ये भी आर हो जाएगी। तो v इक्वल टू हो जाएगा a इंटू आर इंटू थीटा। अब बच्चों a कांस्टेंट है और r कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम किस बात पे डिपेंड करेगा, एंगल पे। बस अब क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया बच्चों। यहाँ जहाँ m1 है, m1 पुट कर देंगे, v1 की जगह बच्चों क्या पुट करेंगे, तो पूरा एंगल बच्चों कितना होता है 360, और हमें ये वाला एंगल चाहिए, तो आप उसमें अल्फा माइनस कर दोगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 360 माइनस अल्फा और इक्वल टू m2। और बच्चों v2 की वैल्यू ये अल्फा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो यहाँ बच्चों जो एंगल है, इस एंगल को आप लोग अल्फा लिख दीजिए। अब बताइए क्या निकालना था, क्या फाइंड करना था, अल्फा। बच्चों m1 दिया हुआ है, m2 दिया हुआ है, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा 32 360 माइनस अल्फा इक्वल टू ये हो जाएगा 28 इंटू अल्फा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको जब बच्चों सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू जो है हमारी आ जाएगी 192। इस हिसाब से बच्चों जो हमारा ये वाला ऑप्शन है, सी वाला, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब मैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास 20 वाला ये क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन फोर्स का है। ठीक, चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। ये इसका बच्चों फिगर दिया हुआ है। देखिए एक वेट है, इसका मास कितना है 100 kg है, एक वेट ये बच्चों है और एक स्ट्रिंग ये है और एक स्ट्रिंग बच्चों ये है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। और क्या पूछ रहे हैं बच्चों, कह रहे हैं, पूछा गया है द टेंशन इन द स्ट्रिंग बी। बच्चों इस वाली जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है, इस वाली स्ट्रिंग में क्या पूछा गया है, टेंशन। ध्यान रखिएगा, मैं बी वाले में जो टेंशन है वो T1 मान लेता हूँ, T1, और जो सी वाले में जो टेंशन है वो मैं T2 मान लेता हूँ। और बच्चों ए वाले में जो टेंशन है वो टेंशन में क्या मान लेता हूँ, T3 मान लेता हूँ। अब बताइए बच्चों, अगर ये मास 100 है तो क्या इसका जो वेट है, क्या वो 100g हो जाएगा। ठीक है, आई बात सामने, तो इसका वेट हो गया। अब बच्चों एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक इसका अच्छा सा फिगर बना के समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक स्ट्रिंग हमारे पास ये है, एक स्ट्रिंग हमारे पास ये है और एक स्ट्रिंग हमारे पास ये है, जिसमें कि बच्चों मास अटैच है। ठीक है, अच्छा तो भाई मास अटैच हमारे पास 100 kg का है बच्चों, तो इसमें जो वेट है कितना बच्चों, वेट काम करेगा इसमें 100g। तो बच्चों ये जो आप अच्छे जानते हो, ये मास इक्विलिब्रियम पे है, तो T3 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 100g के। तो बच्चों T3 की वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल चुकी है, कितनी है, 100g है। यहाँ बच्चों जो टेंशन है आपने कितना माना है, T2, जो कि हमें नहीं निकालना है। ध्यान रखिएगा, हमें ये वाला टेंशन बच्चों T1 हमें निकालना है। ठीक, अब और एक बात बच्चों, ये वाला जो एंगल है ये कितना दिया है भाई, ये दिया हुआ है 45 डिग्री। अब बताइए आप लोग, क्या ये वाला जो एंगल है ये 45 हो जाएगा। ठीक है,
मैं क्या अप्लाई करने जा रहा हूं बच्चों, तो मैं लेमीज थ्योरम अप्लाई करने जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये वाला एंगल आपको दिख रहा होगा कितना है, ये एंगल 90 है बच्चों। ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 है, ये 90 है। बताइए ये पूरा जो एंगल है क्या ये एंगल 135 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे अगर आप ये वाला एंगल निकालोगे बच्चों तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी एंगल 135 हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा बच्चों, एक फोर्स हमारे पास ये है T1, एक फोर्स बच्चों हमारे पास ये है T2 और एक फोर्स बच्चों हमारे पास ये है T3। लेमीज थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। ध्यान रखिएगा लेमीज थ्योरम क्या है, ये वाला फोर्स और सामने वाला एंगल, ठीक है। T1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T1 डिवाइड बाई साइन 135, ठीक है। ऐसे ही T2 डिवाइड बाई, ये T2 है ये, और इसके सामने वाला एंगल ये देखिए जरा, ठीक है। T2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, साइन 90, ठीक। अब ये देखिए जरा T3, ये वाला फोर्स कितना है T3, और सामने वाला कितना बच्चों एंगल है 135, तो ये हो जाएगा T3 डिवाइड बाई साइन 135। ये हमारे बच्चों लेमीज थ्योरम से इक्वेशन बन गई। अब बताइए जरा कि हम T1 डिवाइड बाई ये T1 डिवाइड बाई 135 और T3 डिवाइड बाई 135, ये क्या हम आपस में इक्वल कर सकते हैं बच्चों। इसमें जो डिनोमिनेटर की वैल्यू बच्चों है वो सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगी। इसका मतलब बच्चों ये है T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, T3, और T3 के बच्चों जो वैल्यू है वो किसकी कितनी किसके इक्वल है, वो 100 G के इक्वल है ये। तो T1 इक्वल टू बच्चों कितना आ गया T3, और T3 की जो वैल्यू है वो 100 G है। तो बच्चों आंसर हमारा आ गया। यही हमसे पूछा गया था बच्चों, T1 की वैल्यू 100 G आ गई। और अगर T2 पूछते तो इसी इक्वेशन से हम T2 निकाल लेते, है ना। इसको और इसको ले लेते हैं, T3 की वैल्यू पुट करते हैं और T2 हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो अगले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बच्चों, ये हमारे पास अच्छा क्वेश्चन है, इन्वर्टेड बेल वाला क्वेश्चन बच्चों है। इस क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों ध्यान रखिएगा, हमारे पास में हमें दिया हुआ है एक इन्वर्टेड बेल है ना। अच्छा तो बच्चों इन्वर्टेड जो बेल है पहले कहाँ लाई कर रही है, पहले लाई कर रही है, पहले कहाँ पर है, लेग के बॉटम पे है। पहले यहाँ कहीं पर है, इस जगह पे है, बॉटम पे है, ठीक है। और बॉटम कितना डीप है उसकी हाइट आपको दी हुई है। और जो 50 सेंटीमीटर जो क्यूब है, ये इसमें जो एयर ट्रैप कर गई है इसके अंदर, वो उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। कह रहे अगर इस बेल को यहाँ से कहाँ लाया जाए बच्चों, यहाँ लाया जाए, सरफेस पे लाया जाए, लेवल पे लाया जाए, द वॉल्यूम ऑफ ट्रैप्ड एयर विल बिकम, कितना वॉल्यूम हो जाएगा, द बेल इज ब्रॉट टू द सरफेस ऑफ लेक। अगर इस बेल को लेक के सरफेस पे ले आए तो कितना इसमें हमें वॉल्यूम इसके अंदर ट्रैप होगा, ये हमें चाहिए बच्चों। ध्यान रखिएगा ये सरफेस की बात करें अगर हम, तो सरफेस पे ऊपर से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चों काम कर रहा होगा ऊपर से, जिसकी वैल्यू P0 है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बच्चों, ये P0 बोल दिया मैंने बच्चों। P0 इस पे काम कर रहा होगा। और अंदर की बात करें तो अंदर यहाँ पर जब हम बेल ले जाएंगे तो यहाँ बच्चों हाइट की वजह से जो लेक के जो लिक्विड है, जो वाटर है, उसका प्रेशर तो पड़ेगा साथ में, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो P0 है वो अलग से और पड़ेगा बच्चों, दो प्रेशर हो जाएंगे। तो सरफेस से बच्चों एक प्रेशर होगा और यहाँ पर दो बच्चों प्रेशर हो जाएंगे। यहाँ पर जो प्रेशर बच्चों हो जाएगा वो हो जाएगा P + P0। आगे बात समझें बच्चों। अब जरा इसको जो है आप लोग सॉल्व कर लोगे बच्चों। तो यहाँ पर आप इसको आइडियल गैस इक्वेशन से बच्चों सॉल्व कर लेना, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जो नंबर ऑफ मोल हैं वो कांस्टेंट हैं, ठीक है। इसको PV = nRT से आप सॉल्व कर सकते हो। लिक्विड का टेम्परेचर बच्चों सेम है, कोई खास चेंज नहीं हो रहा है इसमें, रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है। R पहले से कांस्टेंट है, N पहले से कांस्टेंट है बच्चों। इसको आप P1V1 = P2V2 ये अप्लाई करके सॉल्व कर लोगे बच्चों, ठीक है। अच्छा P1 की बच्चों वैल्यू क्या रखोगे, P1, तो P1 बच्चों पहले यहाँ की बात कर रहे हैं, इस जगह की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा P + P0 × V1। और P2 जब बेल को कहाँ ले जा रहे हैं, सरफेस पे, तो यहाँ पर प्रेशर कितना है बेटा, P0 है, और वॉल्यूम V2 हमें निकालना है, ठीक है। अब बच्चों इस P की वैल्यू आप क्या रखोगे, ρGH। बच्चों ρGH यहाँ पर रख देना।
ठीक है। और पी नॉट की वैल्यू आपको पता है, पी नॉट की वैल्यू यहाँ पर रख देना। वी नॉट बच्चों, V1 बच्चों, वॉल्यूम V1, ये क्वेश्चन में आपको दिया है, रख देना। पी नॉट पता है बच्चों, तो हमें यहाँ से V2 की वैल्यू कैलकुलेट होके मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद में बच्चों आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारे पास में 22 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। बोला गया इन द एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर, ध्यान रखिएगा बेटा कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं, बाय ग्राफिकल मेथड द यू वी ग्राफ। तो ये बोला गया है यू और वी में ग्राफ कैसा मिलेगा। तो भाई सिंपल सी बात है कि जैसे आप ये मिरर लेते हो, ये कॉन्केव मिरर अपना है, ये मिरर लेते हो, तो बच्चों ध्यान रखना, अगर हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखें, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा ये हमारा फोकल लेंथ है f, ये बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर है। जैसा कि आप जानते हो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो पोल से कितनी डिस्टेंस पे होता है, 2f पे होता है। अब ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो जब ऑब्जेक्ट दूर रखा होगा, ये u बहुत ज़्यादा होगा, तो बच्चों जो जिसका v है वो यहाँ कहीं इमेज बनेगी, v कम होगा। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लाते जाएंगे, जैसे जैसे हम पास लाएंगे, जैसे जैसे हम बच्चों u को कम करेंगे बच्चों, वैसे वैसे v की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, और जब हम f और पोल के बीच में और ले आएंगे यहाँ पर, तो इमेज और बड़ी बनेगी। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि v और u इनवर्सली प्रोपोर्शनल बच्चों होते हैं, तो ग्राफ कैसा मिलेगा, हाइपरबोला। तो आप यहाँ देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन हो नहीं सकता, सर्कल हो नहीं सकता, एलिप्स हो नहीं सकता बच्चों, ग्राफ कैसा बनेगा, हाइपरबोला। तो बच्चों इसका आंसर जो है नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि हमारा कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन हमारा फोर्थ मैच कर जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन बच्चों ये बहुत सिंपल सा है, और एक क्वेश्चन बच्चों पोलराइजेशन का है। A polarized light of intensity I naught is passed through another polarizer whose pass axis makes an angle 60 degree with the pass axis of former. What is the intensity of emerging polarized light from second polarizer? बच्चों इसके लिए मेलस लॉ आप जानते हो क्या होता है ना, तो उससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। I इक्वल टू, जब हम कोई पोलराइजर रखते हैं तो उससे जब लाइट पड़ती है और उससे लाइट पोलराइज हो जाती है, तो लाइट की जो इंटेंसिटी है बच्चों कम हो जाती है। और इसका फार्मूला मेलस लॉ से आप जानते हो क्या होता है, I इक्वल टू वाई नॉट, और ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ बच्चों थीटा दोनों जो पोलराइज फिल्म है उनके बीच का एंगल है, पोलराइज के बीच में एंगल है। I नॉट बच्चों जो है हमारी जो इंटेंसिटी हमारी है, नेट इंटेंसिटी, वो I नॉट है, जो इनिशियल हमारी इंटेंसिटी थी। चलिए बच्चों यहाँ पर हम कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। कॉस थीटा बच्चों कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री पुट कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। कॉस 60 वाली बच्चों कितनी होती है, 1/2, स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4। तो बच्चों I इक्वल टू हो जाएगा I नॉट डिवाइड बाई 4। इस हिसाब से बच्चों जो आंसर फोर्थ है वो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 24। ये बच्चों क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बच्चों जैसा कि आप जानते हो, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें, क्वेश्चन में पढ़ लिया ना बच्चों आप लोगों ने, क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपगेट इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द वेक्टर। ये बोला गया है कि इनमें से किस वेक्टर के पैरेलल जो है वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट होगी। तो बच्चों अगर ये एक्स एक्सिस मान लें और ये वाई मान लें और ये जेड मान लें, और एक बात, वाई के लॉन्ग बच्चों हम लोगों ने क्या मान लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसके वेक्टर मान लिए। जेड की तरफ हम लोगों ने क्या मान लिया, मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर मान लिए। तो बच्चों ये जो होती है ये लाइट की प्रोपगेशन की डायरेक्शन होती है, और बच्चों यही EM जो वेव है, EM वेव है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये E और B कितने एंगल पे हैं, 90 डिग्री के एंगल पे हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर अगर रूल लगाएं, राइट हैंड थंब रूल लगाएं, तो अपना राइट हैंड थंब कहाँ रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, और फिंगर कहाँ रखें, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो हथेली के पाम के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, इनसे मिलने वाले वेक्टर की डायरेक्शन, और यही बच्चों वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन भी बच्चों है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया E क्रॉस B से क्या मिलेगा, C, और C ही क्या है बच्चों, वेव के चलने की डायरेक्शन। तो बच्चों इस हिसाब से आप ये लिख सकते हो कि C इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B। ठीक है, तो बच्चों इसके हिसाब से जो अपना सी आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आइए अब आते हैं हम लोग 25 क्वेश्चन में। 25 क्वेश्चन बच्चों ये बोला गया है, सिंपल क्वेश्चन है।
एक लेंस है और उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। बच्चों एक दिक्कत यहाँ पर ये है कि आपको लगेगा लेंस को डिवाइड कर दिया है तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, बस यही यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो कोई डरने वाली बच्चों बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो थिकनेस है, मतलब यहाँ जो स्पेस है लेंस के बीच का, वो बहुत कम बच्चों है, 0.00005 मीटर, इतना कम है कि इससे कोई फर्क बच्चों नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद में निकालना क्या है बच्चों, हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, हमें बच्चों u दिया हुआ है ना, हमें बच्चों फोकल लेंथ हमें f दिया हुआ है, ये फोकल लेंथ है। और क्या पूछा गया है बच्चों, इमेज कहाँ बनेगी पूछा गया है, v की वैल्यू बच्चों पूछी गई है। आप लेंस का फॉर्मूला बच्चों जानते हो क्या होता है, 1/v माइनस 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप एक काम करेंगे कि यहाँ पर आप सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। क्या हमें f दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। एक काम और करिएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा बच्चों। तो ये u रख दीजिए, पुट कर दीजिए इसकी वैल्यू। तो ये दिया हुआ है हमें 0.3, तो ये हो जाएगा 30, और फोकल लेंथ बच्चों हमें 0.2 दी हुई है, तो ये हो जाएगा 20। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो बच्चों v की वैल्यू आ जाएगी 60 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। अब ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों, ऑप्शन देख लीजिए, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 इस पे आते हैं। एनटीए का बच्चों 26 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम समझते हैं, पहले क्वेश्चन समझाते हैं आपको क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। हमारे पास में एक चेन है और जो इस सरफेस पे है, ध्यान रखिएगा बच्चों, ये सरफेस का कुछ पार्ट कैसा है, ये सर्कुलर पार्ट है। ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं बच्चों कि ये किसी क्वार्टर का, ये किसी सर्किल का क्वार्टर पार्ट है। ठीक है, और क्वार्टर के पार्ट की बच्चों लेंथ निकाली जाए तो 2πr में किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 1/4 से। तो बच्चों जो इसकी वैल्यू है वो πr/2 आ जाएगी। ठीक, ध्यान रखिएगा, चैन की जो लेंथ है वो हमें πr2 से कम दी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेंथ है बच्चों, ये इस लेंथ से ये लेंथ जो चेन की लेंथ थोड़ी सी कम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, करे ऐसी सरफेस पर रखी है जो मतलब कुछ पार्ट इसका हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है, कुछ पार्ट कहाँ रखा है, सर्कुलर पार्ट पर रखा हुआ है। और आगे बोला गया है, इसका ये बोल रहे हैं, इस प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ सरफेस व्हिच सम पार्ट इज हॉरिजॉन्टल एंड सम पार्ट इज क्वार्टर सर्कल ऑफ रेडियस आर इन द वर्टिकल प्लेन एज शोन, द होल पार्ट। पहले बोला गया है बच्चों, फिर से सुनिए, ये बोला गया है पहले चैन का पूरा पार्ट कहाँ रखा हुआ है, lies in circular part with one end at topmost point of circular surface. If the mass of chain is m, then work required to pull very slowly the whole chain on horizontal part. ठीक है, मतलब पहले जो चेन है बच्चों ध्यान रखिएगा, पूरी चेन यहाँ पर ऐसे, पूरी चैन ऐसे यहाँ पर रखी हुई है और हम इस चैन को यहाँ से फोर्स लगा के हम इसको खिसका के यहाँ पर लाना चाह रहे हैं, पूरी चैन टेबल पर लाना चाह रहे हैं। तो कह रहे कितना वर्क हमें करना पड़ेगा। ठीक है, कहीं कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं, ध्यान दीजिएगा, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो बच्चों है क्या कि जितना हम वर्क करेंगे वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के क्या हो जाएगा, इक्वल होगी। यहाँ पर जो फोर्स काम कर रहा है वो ग्रेविटेशनल बच्चों फोर्स काम कर रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, कंजर्वेटिव फोर्स के प्रेजेंस में हम लोग जो है हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सकते हैं। ठीक, ऑप्शन पे बेटा एक बार नज़र डाल लीजिए, हमारे ऑप्शन है, मैं करने जा रहा हूँ। तो अब मैं एक नए पेज में इस क्वेश्चन को बताने आपको जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सब समझिए इस क्वेश्चन को। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल पार्ट है और बच्चों ये पार्ट हमारा कैसा है, सर्कुलर पार्ट है, जो कि हमारा सर्कुलर पार्ट है, जो कि हमारा क्वार्टर पार्ट है। ध्यान दीजिएगा, अब चेन बच्चों जो है यहाँ पर ऐसे लाइक कर रही है, ये चेन है, और ये चेन बच्चों ऐसे लाइक कर रही है, ये इस टाइप से ये चेन है। ठीक है, ये चेन बच्चों लाइक कर रही है। अब चेन का बच्चों एक और बात है, चेन का जो मास दिया हुआ है m दिया हुआ है, लेंथ बच्चों l दी हुई है। तो चेन का हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम फाइंड करेंगे, तो चेन कोई बच्चों ब्लॉक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, चेन में जो मास होता है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट रहता है, तो हमें इसका लेमडा निकालना पड़ेगा। लेमडा क्या मतलब होता है, लीनियर मास डेंसिटी, ये निकालनी पड़ेगी लेमडा। तो ये हो जाएगा टोटल m, टोटल मास डिवाइड बाई टोटल लेंथ। बच्चों ये वो चीज़ है, ध्यान सुनिएगा, ये वो चीज़ है, लेमडा लीनियर मास डेंसिटी वो चीज़ है जिससे लेंथ के किसी भी पार्ट में अगर मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, तो उस पार्ट का क्या मिल जाएगा, मास। ठीक है, इसीलिए बच्चों हमें इसको डिस्कस करना पड़ा। ठीक है, लेमडा। अब
ये एंगल तो जानते हैं बच्चों पूरा कितना है 90 है। ध्यान दीजिएगा चेन पूरी नीचे तक नहीं है, ठीक है, क्योंकि लेंथ जो है वो πr/2 से कम है, बट इसकी जो पूरी लेंथ है इस सेमी सर्कुलर की, ये क्वार्टर पार्ट की, वो πr/2 है, और चेन की जो लेंथ है वो πr/2 से कम है। तो मैंने चेन केवल यहाँ तक रखी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब क्या करते हैं, चेन का एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग बटा ले लेते हैं, ये वाला, और यहाँ इसको ऐसे कंबाइन कर देते हैं ऐसे। तो अगर बच्चों ये रेडियस r है, ये रेडियस r है, तो बच्चों ये भी कितना हो जाएगा r, और ये भी बच्चों कितना हो जाएगा r। ये इतने पार्ट का, ये पार्ट की जो लेंथ है बच्चों, ये जो लेंथ हम लोग क्या बोल रहे हैं इसको dl, ये लेंथ हम लोगों ने dl हम लोग एज्यूम कर लिया, ठीक है। और dl जो लेंथ में हम इतने पार्ट का बच्चों पहले क्या निकालना चाहते हैं, मास, ठीक है। मास के लिए क्या करेंगे, हम इतने पार्ट में इस लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका बच्चों मास आ जाएगा, ठीक है। मास आ जाएगा तो उसके बाद में फिर आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो पहले मास निकालते हैं। तो ये छोटी सी पार्ट है, छोटी सी लेंथ है, ये जो एंगल होगा बच्चों, ये भी एंगल स्मॉल होगा, डी थीटा हो जाएगा, ठीक। अब सुनिए, अब ये जो हमारे पास छोटा सा पार्ट है, ये बच्चों ऊपर से कितनी हाइट पे है, आप एक बात बताइए, अगर ऊपर से ये छोटा सा पार्ट ये h हाइट पे है, तो जब इतने पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो क्या इससे यहाँ से ऊपर लाएंगे तो क्या हमें केवल h हाइट ऊपर उठाना पड़ेगा? तो बच्चों जितनी इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उतने के बराबर हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, वर्क करना पड़ेगा, ठीक। अब ध्यान समझिएगा कि टोटल जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होता है बच्चों, वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू। बच्चों डेल्टा यू में क्या हो जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। क्लियर हुआ? और एक बार ध्यान रखिएगा, ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है इसको रेफरेंस लेवल मान लीजिए बच्चों। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि यहाँ पर हाइट जीरो है। ये पर लाएंगे तो जो चैन के पास एनर्जी है बच्चों वो कैसी हो जाएगी, फाइनल। तो फाइनल एनर्जी बच्चों चैन यहाँ पर आएगी तो क्या हो जाएगी, जीरो। तो चैन की जो यहाँ पर एनर्जी है बच्चों वो निकाल लें, इनिशियल निकाल लें, ठीक। और जब आप इस लेवल के नीचे की बात करोगे, क्योंकि आपने रेफरेंस माना है, जो भी इसके नीचे की बात करोगे जो भी एनर्जी आएगी बच्चों कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। तो इनिशियल एनर्जी हमारी जो भी है अभी कैसी है, निगेटिव है, और हम इतने पार्ट की बात कर रहे हैं। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरी एनर्जी आ जाएगी चैन की, वही हमारा बाद में आंसर हो जाएगा। तो बच्चों फाइनल तो हमारी जीरो है और इनिशियल जो भी है वो निगेटिव है। जब निगेटिव यहाँ पे डालेंगे बच्चों तो यहाँ पर जो साइन है बच्चों वो हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो W इक्वल टू हो जाएगा U इनिशियल। आई बात समझ में? ध्यान दीजिएगा, ये जो निगेटिव है वो चेंज का है, लेकिन यहाँ का ये पोटेंशियल जो निकालेंगे पहले से कैसी है, निगेटिव है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी बच्चों निकाल लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जब हम एनर्जी निकाल रहे हैं, छोटे से पार्ट की निकाल रहे हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, dw करना पड़ेगा। तो बच्चों ये हो जाएगा, अब इतने पार्ट की जो लेंथ है बच्चों कितनी है, dl लेंथ है। dl में बच्चों हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, लेमडा से। इतने पार्ट का बच्चों मास आ गया। अब m तो आ गया है ना, इंटू g भी होता है और बच्चों इंटू h भी होता है, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद में dw इक्वल टू हो जाएगा, जहाँ dl है बच्चों वहाँ हो जाएगा r इंटू डी थीटा। लेमडा की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे बाद में, d इंटू h। अब ये h की वैल्यू क्या है, तो ये वाला जो पार्ट है ऊपर से कितनी हाइट पे बच्चों है, h पे है। अब बताइए ये h है बच्चों, तो ये बताइए ये वाली जो डिस्टेंस है, क्या बच्चों ये डिस्टेंस r माइनस h नहीं हो जाएगी? तो बच्चों एक एंगल देखिए, मैं एक एंगल ये ले रहा हूँ, ये एंगल क्या ले रहा हूँ, थीटा। जरा ये वाला आप जरा राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, ये वाला जरा राइट एंगल ट्रायंगल देखिए। इसमें ये जो डिस्टेंस है वो r है, ये कितनी डिस्टेंस है, r माइनस h है। मैं ये फिगर नीचे ड्रॉ कर ले रहा हूँ ऐसे, ध्यान दीजिएगा जरा। ये हमारा r है, ये पूरा हमारा थीटा मान लिया, ठीक है। वो डी थीटा अलग है, छोटा एंगल है, ये थीटा अलग है बच्चों, ठीक है। ये हमारा r माइनस h है, ठीक। अब जरा बताइए क्या इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग ये बच्चों लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा r माइनस एस डिवाइड बाई r। अब r इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से h की जो वैल्यू है वो आ जाएगी r ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ये आ गई h की वैल्यू, और ये h की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं।
तो ये आ जाएगा r और 1 माइनस ब्रैकेट में cos थीटा। ठीक है, हम लोग वर्क निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये हो जाएगा dw इक्वल्स टू, ये हो जाएगा लैम्डा इंटू जी इंटू आर स्क्वायर। डी थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा डी थीटा और ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब बच्चों इधर भी इंटीग्रेशन कर देते हैं और इधर भी इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब इंटीग्रेशन करने के बाद बच्चों लिमिट क्या लगाएंगे, लिमिट की प्रॉब्लम, लिमिट क्या लगाएंगे, तो ये पूरा जो एंगल है ये एंगल क्या मान लिया, थीटा। तो बच्चों पूरी जो लंबाई है वो क्या है, एल है। ये जो पूरी जो लेंथ है ये कितनी है, एल है। ठीक है, पूरा एंगल थीटा ले लेना, तो एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क डिवाइड बाय रेडियस। तो इंटीग्रेट कर दीजिए और साथ में लेमडा की वैल्यू पुट कर दीजिए m बाई एल, ये g इंटू हो जाएगा आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये d थीटा, लिमिट क्या लगाएंगे बच्चों, 0 से थीटा, और थीटा की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, l डिवाइड बाई आर। यहाँ पर भी वही 0 टू l डिवाइड बाई आर, l बाई आर थीटा है, एंगल है, ध्यान दीजिएगा। और ये हो जाएगा cos थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको बच्चों इंटीग्रेट कर लीजिए, जहाँ डी थीटा है वहाँ पर l बाई आर आ जाएगा, जहाँ cos थीटा है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, साइन होता है प्लस में। तो लास्ट में हमें आंसर इसका मिल जाएगा, वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा m इंटू जी इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई एल डिवाइड बाई, ये हो जाएगा m बाई एल स्मॉल l g इंटू आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा l बाई आर माइनस कॉस, सॉरी साइन होगा इस जगह पे, माइनस साइन, और ये हो जाएगा l बाई आर। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जिसका आंसर हमारा ये है। ठीक है, तो अब ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। बच्चों आंसर देख लीजिए, आंसर हमारा ये है, तो आंसर जरा मैच कर लेते हैं। आंसर बच्चों हमारा सी वाला आ जाएगा, आ गया। तो बच्चों ये हमारा इसका आंसर हो गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बच्चों ग्रेविटेशन का है और बोला गया है द रेडियाई ऑफ टू प्लैनेट्स आर रिस्पेक्टिवली R1 एंड R2। रेडियस में दो प्लैनेट की दी हुई है एंड देयर डेंसिटीज आर रिस्पेक्टिवली ρ1 एंड ρ2। द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट देयर सरफेस। ठीक है, तो बच्चों डेंसिटी की बात हो रही है और रेडियस की बात हो रही है। अब मेन जो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, मेन जो फॉर्मूला हमारे पास होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, वो होता है कैपिटल G कैपिटल M और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, जब बच्चों जब डेंसिटी की बच्चों बात ना हो, केवल मास की बात हो और रेडियस की बात हो, तो ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना चाहिए। बट जब डेंसिटी की बच्चों बात आ जाए तो ध्यान रखिएगा, m इक्वल टू क्या होता है, मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। बड़ा स्पेयर जो है, जो प्लेनेट है लगभग गोल होता है ना, स्पेरिकल होता है। तो बच्चों ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और जो वॉल्यूम है बच्चों स्पेयर का कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। बच्चों ये मास यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। ठीक है, तो जो ग्रेविटी है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो आ जाएगा 4/3 पाई आर पाई जी, पहले लिखते हैं जी आर इंटू रो। बच्चों ये 4/3 पाई जी तो कांस्टेंट है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्मॉल जी की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, आर और रो पे। बस बच्चों रिलेशन मिल गया। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और जब बच्चों इसको आप सॉल्व कर लोगे तो रिलेशन हमें मिल ही गया है, तो बच्चों हमारा आंसर इसका 4th आ जाएगा। ठीक है, चलिए सिंपल क्वेश्चन था बच्चों ये। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन में बच्चों आते हैं। ये क्वेश्चन ही बच्चों अच्छा भी है, सिंपल भी क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स का है। बोला गया है एन इलेक्ट्रॉन इज इन एक्साइटेड स्टेट, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, इसी तरीके का हमारे पास एटम है, और बोला जा रहा है इट हैज अ टोटल एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द काइनेटिक एनर्जी इज E एंड इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा। बच्चों ये क्वेश्चन में जो एनर्जी है, बच्चा एक बात बच्चों ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ये वैसे क्वेश्चन है जैसे बच्चों आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा था। ठीक है, कोई भी प्लेनेट या कोई भी सैटेलाइट अगर रिवॉल्व कर रहा है बच्चों, तो उसके पास दो एनर्जी आएंगी, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। ठीक,
तो अगर हम बच्चों इलेक्ट्रॉन की बात करें, ऐसे में इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की बच्चों जो काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, वो हो जाएगी -k इंटू जेड स्क्वायर और डिवाइड बाई बच्चों ये हो जाएगा 2 इंटू आर, ये काइनेटिक एनर्जी है। और अगर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात बच्चों करें तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, बड़ा काइनेटिक एनर्जी में यहाँ माइनस नहीं होता, ध्यान रखिएगा, प्लस ही होता है, ध्यान रखिएगा। फिर से लिख दे रहा हूँ बच्चों, काइनेटिक एनर्जी बच्चों जो हो जाएगी वो हो जाएगी k इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2r, ठीक है। तो बड़ा माइनस नहीं होगा, गलती से माइनस लग गया था। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी बच्चों नेगेटिव क्यों नहीं होती, क्या रीजन है? रीजन बच्चों ये है कि एक का फॉर्मूला होता है मेन हाफ mv²। मास बच्चों नेगेटिव हो नहीं सकता, और वेलोसिटी में अगर आप नेगेटिव डाल भी देते हो तो स्क्वायर होकर फिर से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव स्पीड बन जाएगी, इसीलिए बेटा काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। चलिए, ये आपके पास में है बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हो जाएगी -k इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाई हो जाएगी r। इनको अगर हम ऐड कर दें बच्चों, टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। टोटल एनर्जी जो E है बच्चों, ऐड करने पे वो आ जाएगी -k जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2r। ये बच्चों सब एनर्जी हमारे पास में है, ठीक। अब बताइए जरा आप कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ये वैल्यू में आपस में कैसी है, इक्वल है, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा, वैल्यू में इक्वल है। साइन नेगेटिव है, टोटल एनर्जी बच्चों नेगेटिव होती है, ध्यान दीजिएगा। और इसी स्टेट को बच्चों हम लोग बाउंडेड स्टेट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन छोड़ के एटम को नहीं जा सकता जब तक कि उसको इतनी एनर्जी बाहर से पॉजिटिव में ना मिल जाए, जब तक कि टोटल एनर्जी इसकी जीरो ना हो जाए, ठीक है। तो नेगेटिव होती है बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी बच्चों इक्वल है आपस में। तो एक तो बच्चों आंसर आपका आ गया कि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये 3.4, बस नेगेटिव छोड़ देना, ठीक है, ये हो जाएगी। और लेमडा की वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो बच्चों लेमडा की वैल्यू के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ का बच्चों आपके पास एक फॉर्मूला है, आप उससे सॉल्व कर लेना, ठीक है बच्चों। तो इस हिसाब से जो अपना आंसर है 28 क्वेश्चन का, वो अपना आंसर बी बच्चों आ जाएगा। तो ये आपका आंसर, लेमडा आप निकाल सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। एक क्वेश्चन बच्चों 29 ये वाला है, रेजोनेंस पाइप वाला है, ठीक है। तो इसमें इंड करेक्शन बच्चों पूछा गया है। तो बच्चों ये इंड करेक्शन वाला क्वेश्चन, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आप जानते हो, अप्लाई करोगे आ जाएगा। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप इसको कर लोगे, ठीक। 30 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बच्चों कार्नोट साइकिल का है, कार्नोट इंजन का है। इसका बच्चों बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है इफिशिएंसी का, ईटा इक्वल्स टू 1 - T2 डिवाइड बाई T1। तो बच्चों इसको भी आप कर लोगे, है ना। तो ये बच्चों क्वेश्चन में आपका आ जाएगा, ईटा इक्वल्स टू 1 - T1 डिवाइड बाई T2 होता है। T1 की बच्चों वैल्यू हमने ये रखी है, T2 की बच्चों वैल्यू दे रखी है। जब इसको बच्चों आप सॉल्व कर लोगे, वैल्यू रखोगे, तो आंसर बच्चों इसका जो थर्ड है वो आ जाएगा, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 दिख रहा है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ 1/μ0 ε0 इज 1/μ0 ε0 का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालना है। हम लोग को फार्मूला मालूम है कि स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 1/√μ0 ε0 होता है। इसको स्क्वायर कर देंगे तो 1/μ0 ε0 स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी कि स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा L²T-2, और इसको हम m⁻0 L⁻2 T⁻2 लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 31। बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है, ए बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय massless string of length L. The horizontal velocity v at position A is just sufficient to make it reach point B. The angle theta at which the speed of the bob is half of that at A satisfied. यानी कि एक कोई पार्टिकल यहां पर सर्कुलर मोशन कर रहा है और पार्टिकल को लोएस्ट पॉइंट ए से वेलोसिटी v दी जा रही है। ये इतनी वेलोसिटी है कि इस वेलोसिटी को देने पर यह पार्टिकल जस्ट बी पॉइंट तक पहुंच पाता है। यानी कि इस वेलोसिटी को देंगे तो पार्टिकल बी पर पहुंच पाएगा, यानी कि बी पर पार्टिकल की स्पीड 0 हो जाएगी। और उसके बाद हम लोगों को यह निकालना है
कि जब पार्टिकल ए से इस पॉइंट पी तक पहुंचा, पी पर वेलोसिटी इस पॉइंट की हाफ हो गई है, तो यहां पर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा क्या हो रहा है ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम, हम ए से बी तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा करके इस वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए और बी के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, तो ए पर जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो बी पर जाकर के टोटल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और ए पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, जब ये बी पर पार्टिकल जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, एच यहां से यहां तक टोटल हाइट 2l, डिस्प्लेसमेंट 2l हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा तो v स्क्वायर 4gl मिल जाएगा। यानी कि ये वेलोसिटी हम लोगों को पॉइंट ए पर मिल गई। अब ए से p के बीच में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करें, तो ए पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल और p पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब देखिए यहां पर ए पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, पोटेंशियल 0 होगी। बी पी पर जब पार्टिकल पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी, वी की वैल्यू v बाई 2 का होल स्क्वायर यानी कि v स्क्वायर बाई 4 होगा, और पोटेंशियल mgh होगा जो कि h, ये आप लोग को डिस्टेंस दिखलाई दे रही है, ये h डिस्टेंस है। यहां पर हम m को कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये v स्क्वायर मिलेगा, ये v स्क्वायर बाई 4 मिलेगा और ये 2mg, और h की वैल्यू निकालेंगे तो ये मिलेगा l माइनस एल कॉस थीटा, ये टोटल l है और ये l कॉस थीटा, तो h मिल जाएगा l माइनस एल कॉस थीटा, l को बाहर कॉमन निकाल लेंगे, ये v स्क्वायर बाई 4 इधर ले जाएंगे, ये आएगा 3 बाई 4 v स्क्वायर, और ये v स्क्वायर की वैल्यू यहां पर 4gl पुटअप कर देंगे, यहां पर 4 कैंसिल होगा, gl कैंसिल होगा, सॉल्व करने पर cos थीटा हमें मिलेगा ये -1/2, -1/2 का मतलब हुआ थीटा 2π/3 मिलेगा, और ये जो एंगल 2π/3 है ये बच्चों π/2 से ज्यादा है और 3π/4 से कम है। और ये देखिए इस ऑप्शन में चेक करिए तो ऑप्शन नंबर ये सी मिल जाएगा, यानी कि जो ये हम लोग ने एंगल 2π/3 निकाला है ये एंगल थीटा 2π/3 यहां से π/2 से ज्यादा है, 3π/4 से कम है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन सी होगा। सो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 32। बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन इज दिस। ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन है और हमें इस ग्राफ से ये फाइंड आउट करना है द मोस्ट सुटेबल एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल बी, यानी कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ से एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इन चारों में कौन सा है ये फाइंड आउट करना है। देखिए वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन है और इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो स्लोप बन रहा है यानी कि जो एंगल बन रहा है ये थीटा ग्रेटर देन 90 है, यानी कि स्लोप निगेटिव होगा। तो अगर यहां पर स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू हम लिखेंगे तो -mx प्लस c, स्लोप निगेटिव है इसलिए -m लिख दिया। y एक्सिस पर वेलोसिटी है v पुटअप कर दो, स्लोप m निगेटिव है, x डिस्टेंस पर डिस्प्लेसमेंट x लिखा रहने दे, और यहां पर जो इंटरसेप्ट c है वो इंटरसेप्ट यहां से यहां तक ये देखिए v0 है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो c की जगह v0 हो गया। तो यहां से हम लोगों को ये इक्वेशन मिल गई v इक्वल टू -mx प्लस v0, जो कि स्लोप जो है m, ये स्लोप को हम लिख सकते हैं v0 बाई x0, यहां पर m की वैल्यू v0 बाई x0 हो गई। अब ये वेलोसिटी हमें मिल गई, अब इससे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें मालूम है, जब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट गिवन होता है तो एक्सेलरेशन v dv बाई dx होता है। तो ये v की वैल्यू -mx प्लस v0 रखें और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -m मिल जाएगा, -m का यहां मल्टीप्लाई करेंगे m स्क्वायर एक्स माइनस v0m मिलेगा। अब बच्चों जरा ध्यान दीजिए, आप इसको अगर फिर से y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो m स्लोप यहां पर इसमें m स्क्वायर पूरा स्लोप हो गया जो कि पॉजिटिव है, एक्सीलरेशन y एक्सिस पर हो गया, x एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट हो गया, और यहां पर ये पूरा जो है इंटरसेप्ट हो गया v0m, इंटरसेप्ट माइनस में है। तो अगर यहां पर देखिए ग्राफ चेक करेंगे तो स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए और इंटरसेप्ट निगेटिव होना चाहिए। ये हमें
इस ग्राफ में दिख रहा है। देखिए यहां पर ये जो स्लोप है, ये बच्चों स्लोप, ये जो यहां पर स्लोप आया, स्लोप तो पॉजिटिव है, लेकिन इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट यहां पर निगेटिव है, ये इंटरसेप्ट निगेटिव आ रहा है। और अगर इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये थीटा यहां पर लेस देन 90 है, 90 लेस देन, यानी कि स्लोप पॉजिटिव हो गया। तो यानी कि इन चारों ऑप्शन में एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ऑप्शन नंबर ए होगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 33। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A drum of radius r and mass m rolls down without slipping along inclined plane of angle theta, the frictional force। यहां पर एक ये inclined plane है, inclined plane ये एंगल थीटा है, और यहां पर एक कोई ड्रम है, ये ड्रम यहां पर इस तरीके से रोल करता हुआ, इस तरीके से रोल करता हुआ नीचे की ओर आ रहा है, लेकिन साथ में स्लिप नहीं कर रहा है। सबसे पहली चीज तो ये कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर स्लिप ना करे, इसका मतलब वो सरफेस रफ सरफेस है, यानी कि ये सरफेस कैसा बन जाएगा, रफ सरफेस हो जाएगा। रफ सरफेस पर ये स्लिप नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये केवल यहां पे रोटेशन करता हुआ नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो ये फ्रिक्शनल फोर्स ये वर्क कर रहा है, वो जितनी भी इसकी ट्रांसलेशन एनर्जी है वो उसको रोटेशन में कन्वर्ट कर रहा है, जब यहां पे स्लिपिंग हो नहीं रहा है। स्लिपिंग का मतलब नो ट्रांसलेशनल मोशन, नो ट्रांसलेशन मोशन का मतलब ट्रांसलेशन मोशन को कौन खत्म कर रहा है, ट्रांसलेशन मोशन को ये रफ सरफेस खत्म कर रहा है। और रफ सरफेस का मतलब इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो खत्म कर रहा है। इसका मतलब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ट्रांसलेशन एनर्जी को टोटल रोटेशनल में कन्वर्ट कर रही है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग को ऑप्शन ए मिल जाएगा। सो ऑप्शन इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 34। बच्चों क्वेश्चन नंबर 35, a sample of 18F is used internally as a medical diagnostic tool to look for the effects of the positron decay। इसका हाफ टाइम पीरियड गिवन है, हाफ लाइफ टाइम 110 मिनट। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर 99% ऑफ द 18F टू डीके। मतलब कोई हमने सैंपल लिया यहां पर F का, और इसका 99% डीके होता है। अगर हाफ लाइफ टाइम 110 मिनट हो तो इसको 99% डीके होने में कितना टाइम लगेगा। बच्चों हमें मालूम है एक फॉर्मूला n = n0 e - λt होता है, जहां पे लैम्डा डीके कांस्टेंट होता है, और यहां पर जो n0 है वो इनिशियल जितना भी उसका इनिशियल जो भी मास है वो हो जाएगा, और ये जो n होता है वो जितना भी बचा हुआ होता है मास वो होता है। तो अगर 99% यहां पर डीके हो रहा है तो 1% बचेगा, यानी कि जो बचेगा वो 1% बचेगा। तो अगर यहां पर इनिशियल हम लोग 100 क्वांटिटी ले रहे हैं तो यहां पर जो बचेगा वो 1 टाइम्स बचेगा, यानी कि 1 बचा हुआ क्वांटिटी 1 हो जाएगा, इनिशियल 100 हो जाएगा। तो यहां से ये e - λt इधर ले जाएंगे, ये 100 मिलेगा। लॉग ले ले तो लॉग लेने पर लैम्डा टी लॉग बेस ई 100 हो जाएगा, लॉग बेस ई की वैल्यू 1 हो गई, और लैम्डा का फॉर्मूला 0.693/t हाफ होता है इंटू टी। यहां पर लॉग इसको हम 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, और साथ में बेस ई को जब बेस 10 में चेंज करेंगे तो मिलेगा 2.3 इंटू ये जो 2 ऊपर आया था वो 2 लॉग बेस 10 हो जाएगा। लॉग बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू यहां पर 1 हो गई। इसमें हमें टाइम निकालना है, कितने टाइम के बाद 99% ये जो है डीके होगा, तो ये टी निकालना है। ये टी हाफ इधर ले जाएंगे, 0.693 इधर ले जाएंगे। ये जो हाफ लाइफ टाइम है वो 110 मिनट गिवन है, ये रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, अबाउट 731 मिनट आएगा, और इसको जब हम लोग आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 12.2 आवर्स आ जाएगा। 12.2 आवर्स ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 35। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 36, ये कह रहा है इफ द मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.7 × -27 kg देन
डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज। अगर न्यूट्रॉन का मास इतना है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा? देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला मालूम है, h/√2m ही होता है। केवल वैल्यू पुटअप करना है। ये h की वैल्यू को यहां पर पुटअप कर देंगे, मास न्यूट्रॉन का रख देंगे, और ये एनर्जी यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 3 × 1.6 × 10⁻19 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एनर्जी जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.6 × 10⁻11 मीटर हमें मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 36। बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है अ मैग्नेटिक नीडल free to rotate in vertical plane parallel to magnetic meridian has its north tip pointing down at 22 degree with horizontal. The horizontal component of Earth's magnetic field at the place is known to be 0.35 Gauss. Determine the magnitude of Earth's magnetic field at the place. यानी कि किसी मैग्नेटिक नीडल को वर्टिकल प्लेन पे अगर हम मैग्नेटिक मेरिडियन के पैरेलल रखते हैं तो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल बनाती है। हमें मालूम है हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनता है मैग्नेटिक नीडल का वो एंगल ऑफ डिप होता है। तो यहां पर 22 डिग्री एंगल ऑफ डिप हो गया, 22 डिग्री थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0.35 गॉस गिवन है। बच्चों हमें मालूम है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू फार्मूला होता है BE cos थीटा, जहां पर B उस प्लेस पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। तो H की वैल्यू रख देंगे, थीटा रख देंगे, cos 22 डिग्री की वैल्यू ये गिवन है, ये वैल्यू यहां पर पुटअप करके इससे डिवाइड कर देंगे तो यहां पर 0.38 गॉस मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 37। बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 है 4 rods of equal length L and mass m, each from square as shown in figure. Moment of inertia about 3 axis 1 2 3 are say I1 I2 I3, then match the following. यानी कि यहां पर ये 4 rods हैं, एक रॉड ये है, इसका मास m है और इसकी लेंथ L है, ये दूसरी रॉड है, ये तीसरी है और ये चौथी है। इसी तरह से ये चारों रॉड जिनका मास m और लेंथ l है मिल करके एक स्क्वायर बनाते हैं। एक्सिस ये 1 2 3 गिवन है, इनके अबाउट इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है और उसके बाद ये रिजल्ट यहां से टैली करके ऑप्शन लिखना है। तो सबसे पहले एक्सिस नंबर 1 के अबाउट हम इस पूरे रॉड का, चारों रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। देखिए ये वाली एक्सिस इसके और इसके, एक्सिस नंबर 1 इसके और इसके, इन दोनों रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर है और मिड पॉइंट से पास हो रही है। तो हमें मालूम है कि मिड पॉइंट से अगर कोई एक्सिस पास होती है रॉड से तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² / 12 होता है। तो इस रॉड का ml² / 12 हो गया और इसका भी यही होगा, इसलिए यहां पे मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया। तो इन दोनों रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये निकल आया। अब ये रॉड और ये रॉड बची। अब जरा देखिए ये रॉड एक्सिस नंबर 1 से L/2 डिस्टेंस पे है और ये रॉड भी एक्सिस से L/2 डिस्टेंस पे है। तो इसमें डायरेक्ट mr² लगाएंगे तो इस रॉड का हो जाएगा ml/2 का होल स्क्वायर और इस रॉड का भी इस एक्सिस के अबाउट इतना ही होगा, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहली एक्सिस के अबाउट चारों रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल कैलकुलेट करेंगे 2/3 ml² हम लोगों को मिलेगा। इसी तरीके से ये वाली सेकंड एक्सिस है तो सेकंड एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 मिल जाएगा, क्योंकि ये एक्सिस इसी रॉड से जा रही है तो इसका 0 मिल जाएगा। अब यहां पर हम ये देखते हैं कि ये वाली एक्सिस इन दोनों रॉड के एंड से होकर के जा रही है और हमें मालूम है कि कोई एक्सिस जब रॉड के एंड से जाती है, परपेंडिकुलर होती, तो रॉड का उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² / 3 होता है।
तो इसका और इसके अबाउट दोनों का ml²/3 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2ml²/3 निकल आया। अब ये रॉड बची, इस रॉड का यहां तक टोटल डिस्टेंस l है तो m इंटू l² लगाएंगे, ml²। सॉल्व करेंगे 5/3 ml² आएगा। अब बच्चों जरा ध्यान दीजिए, यहां पर ये 3 एक्सिस है, ये जो 3 एक्सिस है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस 1 के अबाउट निकाला है यही होगा, यानी कि I1 I3 सेम होगा। अब क्यों सेम होगा ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ये एक्सिस अगर हम देखें तो ये सिमेट्रिकल एक्सिस है, जितना पार्ट इधर है उतना पार्ट इधर है। इसी तरीके से अगर ये एक्सिस देखें तो जितना पार्ट इधर है उतना पार्ट इधर है, सिमेट्रिकल एक्सिस है। तो इसको आप ऐसे याद रखिए कि सिमेट्रिकल एक्सिस है, जब कोई भी एक्सिस डायगोनल से होकर के जाती है तो उस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होता है जो इस एक्सिस के अबाउट होता है, यानी कि ये दोनों सिमेट्रिकल एक्सिस हैं, इसलिए 1 और 3 दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। इसको हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो यहां पर I1 और I3 सेम हो जाएगा। तो अगर यहां से देखिए हम कंपेयर करेंगे तो I1 जो मोमेंट I1 I3 सेम हो गया, यानी कि A और C का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाएगा, यानी कि A का Q के बराबर आ गया 2/3 और C का भी Q के बराबर आ रहा है, A और C का Q के बराबर आ रहा है, और B का ये हो गया 5/3 ml²। B के अबाउट जो है ये अलग आ गया। जो B ऑप्शन है I2 है वो हम लोग को यहां पर मिल रहा है 2 ये हो जाएगा 2/3 और प्लस ये 3 और 2 5/3 ml² हो जाएगा। तो इससे अगर हम लोग यहां पर ऑप्शन मैच करेंगे तो ये ऑप्शन हमें मैचिंग में ए नंबर मिल जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट फॉर क्वेश्चन 38। क्वेश्चन नंबर 39 है बच्चों। A room at 20 degrees Celsius is heated by heater of resistance 20 ohm connected to 200 volt mains. The temperature is uniform throughout the room and the heat transmitted through a glass window of area 1 meter square and thickness 0.2 centimeter. Calculate the temperature outside और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ग्लास 0.2 कैलोरी पर मीटर डिग्री सेल्सियस सेकेंड है, और एंड मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट 4.2 जूल पर केल्विन है। यानी कि जैसे ये कोई रूम है, ये रूम है और इस रूम को एक हीटर के थ्रू हम लोग यहां पे हीट कर रहे हैं। ये एक तो ये रूम का ये अंदर वाला सरफेस हो गया, तो यहां पे जो रूम के अंदर का सरफेस है उसका टेम्परेचर ये है हो गया 20, ये 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। और जब हम इसको किसी हीटर से हीट कर रहे हैं तो एक्चुअली में क्या होगा, जितना यहां इस हीटर को हम लोगों ने यहां पर एक जो है मेंस से कनेक्ट कर रखा है। ये जो मेंस है ये 200 वोल्ट मेंस है। तो यहां इस हीटर को जितनी एनर्जी हम मेंस से देंगे वो टोटल एनर्जी इस रूम को मिलेगी, और रूम का ये टेम्परेचर है और वो रूम जो है टोटल एनर्जी बाहर ट्रांसफर करेगा। तो बाहर का टेम्परेचर हम लोग यहां पर थीटा मान लेते हैं, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। यहां पर एक बार और समझ लीजिए, हीटर है, हीटर को इनपुट 200 वोल्ट से दिया जा रहा है, तो हीटर गर्म होगा, ये एनर्जी यहां ट्रांसफर होगी और ये जितना एनर्जी है वो पूरा रूम को मिल जाएगी। तो रूम का जो है ये हो गया अंदर का टेम्परेचर, और बाहर का टेम्परेचर जो थीटा है, इस थीटा को हमें फाइंड आउट करना है। इसमें और सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। जो रूम के विंडो का एरिया है, ये जो विंडो वगैरह है वो एरिया गिवन है 1 मीटर स्क्वायर, और जो ये थिकनेस है ये थिकनेस भी गिवन है। थिकनेस को हम लोग लेंथ भी मान सकते हैं, ये 0.2 सेंटीमीटर गिवन है। तो अब यहां पर अगर हम लोग ये फॉर्मूला लगाएं W इज इक्वल टू JQ। W JQ का मतलब क्या हुआ, W का मतलब ये हुआ कि यहां पर इसमें हीटर में एनर्जी W प्रोड्यूस हो रही है और Q जितना प्रोड्यूस हो रही है वो Q इस रूम को यहां पे ट्रांसफर हो रही है। तो W इज इक्वल टू JQ अप्लाई कर दें, और W यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी जिसका वैल्यू हम V²/RT लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस और वोल्टेज हीटर का गिवन है। JQ, अब ये यहां पर जो हीट है वो ट्रांसफर जो हो रही है उसका हमें मालूम है
जो हम लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूला के ए डेल्टा थीटा बाई डेल्टा एक्स इंटू टी होता है कंडक्टिविटी हीट। यहां से टी कैंसिल हो जाएगा, जब टी कैंसिल हो जाएगा वैल्यू बाकी पुटअप करेंगे। वोल्टेज हो गया तुम्हारा 200 इसका स्क्वायर, और रेजिस्टेंस यहां पर देखिए गिवन है हीटर का 20 ओम, ये 20 पुटअप कर देंगे। अच्छा, अब कंडक्टिविटी एक्चुअली में यहां पर कैलोरी में गिवन है। जब कैलोरी में गिवन है तो जे की वैल्यू यहां 4.2 रखेंगे तो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जे 4.2 रख देंगे, के की वैल्यू 0.2 है, एरिया 1 है, डेल्टा थीटा यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा 20 अंदर का माइनस थीटा बाहर का। जो बाहर का टेम्परेचर होगा वो कम होगा, अंदर का ज्यादा होगा, इसलिए 20 माइनस थीटा। और डेल्टा एक्स का मतलब ये लेंथ हो गया, इस लेंथ को हम डेल्टा एक्स बोल सकते हैं, ये आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहां पर इसको पूरा जब सॉल्व करेंगे तो थीटा मिलेगा 15.24 डिग्री सेल्सियस। 15.24 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 39। बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है अ गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 मोल ऑफ आर्गन एट टेम्परेचर टी, नेग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड्स द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। एक गैस के मिक्सचर में 2 मोल ऑक्सीजन लेते हैं और 4 मोल आर्गन लेते हैं, टेम्परेचर टी है। अगर और वाइब्रेशनल मोड को नेग्लेक्ट कर दे तो टोटल इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करना है। टोटल इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हमें मालूम है, ऑक्सीजन और आर्गन की इंटरनल एनर्जी को ऐड कर दिया जाए। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है म्यू एफ आर टी बाई 2 ऑक्सीजन के लिए, म्यू एफ आर टी बाई 2 ऑर्गन के लिए। यहां पर म्यू नंबर ऑफ मोल हो गया, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। तो ऑक्सीजन के मोल 2 मोल लिए गए, म्यू की जगह 2 पुटअप कर दीजिए। ऑक्सीजन डाइएटॉमिक है, इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, एफ की जगह 5 पुटअप कर दें। और आरटी इसी तरह आर्गन सिंगल एटॉमिक है तो इसके लिए F3 हो जाएगा। म्यू 4 मोल गिवन है, यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये यहां से 2 2 4 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 11 RT मिल जाएगा। 11 RT ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 40। बच्चों क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा ए वेव फॉर्म शोन व्हेन अप्लाइड टू द फॉलोइंग सर्किट विल प्रोड्यूस विच ऑफ फॉलोइंग आउटपुट वेव फॉर्म एज्यूमिंग आइडियल डायोड कॉन्फ़िगरेशन एंड R1 इज इक्वल टू R2। ये बच्चों एक वेव फॉर्म गिवन है, ये चल रही है और यहां पर ये एक डायोड बना हुआ है, यहां रेजिस्टेंस R1 R2 लगे हुए हैं जिनकी वैल्यू सेम है। तो अगर हम लोग इस वेव फॉर्म को यहां पर अप्लाई करें तो डायोड के थ्रू हमें आउटपुट में यहां पर कौन सा वेव फॉर्म मिलेगा। बच्चों आप सबसे पहले ये देखिए कि ये पीएन जंक्शन डायोड यहां पर रिवर्स बाइस्ड है, ये पीएन जंक्शन रिवर्स बाइस्ड है। और यहां से जरा इससे देखिए, यहां पर जो वेव फॉर्म गिवन है यहां से यहां तक कोई भी वोल्टेज इनपुट नहीं है, तो यानी कि आंसर में यहां से यहां तक हमें कोई भी ऑप्शन में नहीं मिलेगा, जबकि सभी में दिखाया गया यहां से यहां तक, यहां से ये सब इनपुट 0 है। अब आ जाते हैं यहां पर ये 5 वोल्ट। तो बच्चों जब ये 5 वोल्ट हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे ये पॉजिटिव साइड में, तो ये इंड पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अब ये जब पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा तो ये रिवर्स बाइड रहेगा। तो इस केस में यहां पर जब रिवर्स बाइस होगा कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी और हमें कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। यानी कि यहां से यहां तक अगर हम जाएंगे तो हमारा यहां पर आउटपुट 0 रहेगा। इसमें आउटपुट 0 नहीं है, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें 0 नहीं है, यह भी आंसर नहीं हो सकता। और अब इन दोनों में चेक करना है, तो ये दोनों तो कंफर्म नहीं है। अच्छा, अब अगर हम यहां पर ये -5 वोल्ट में जाएंगे तो जब -5 वोल्ट यहां पर अप्लाई होगा तो यहां पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। और जैसे ये माइनस प्लस हो जाएगा अब ये फॉरवर्ड बायस बन जाएगा, यानी कि इसके लिए तो ये रिवर्स बायस्ड होगा। लेकिन जब ये हम लोग अप्लाई करेंगे ये वाला वेव फॉर्म, तो इसके लिए ये फॉरवर्ड बायस का वर्क करेगा। जब फॉरवर्ड बायस का वर्क करेगा तो यहां पर हमें आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट यहां पर दोनों रेजिस्टेंस में मिलेगा, यानी कि जो 5 वोल्ट अप्लाई किया वो 5 वोल्ट इन दोनों में मिलेगा। और यहां पर हमें मालूम है जब आउटपुट दोनों में सेम मिलेगा तो आधा वोल्टेज इसमें जाएगा, हाफ वोल्टेज इसमें चला जाएगा। तो यानी कि 2.5 वोल्ट इसमें मिलेगा
और 2.5 वोल्ट इसमें मिलेगा निगेटिव डायरेक्शन के लिए। ये देखिए चेक करिए, ये दोनों पहले ही इम्पॉसिबल हो गए थे। यहां पर हम लोग देखते हैं ये 2.5 वोल्ट देखिए निगेटिव डायरेक्शन में हमें मिल रहा है, यहां 5 वोल्ट मिल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि वोल्टेज दोनों में इक्वली डिवाइड हो रहा है। तो यहां पर नीचे वाली साइड में -5 वोल्ट के लिए दोनों में हमें -2.5 वोल्ट मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी सही होगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 41। बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 है, द मैक्सिमम एनर्जी इन थर्मल रेडिएशन फ्रॉम सोर्स अकर्स एट वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम, द इफेक्टिव टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज, और वीन कांस्टेंट गिवन है। यानी कि ये कह रहा है कि हमें यहां पे सोर्स का टेम्परेचर निकालना है जो कि मैक्सिमम इतना वेवलेंथ एमिट करता है। सिंपल, इसमें वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लगा दे। वीन डिस्प्लेसमेंट और लैम्डा एम टी इज इक्वल टू बी होता है। लैम्डा की वैल्यू 4000 रख दो, टेम्परेचर जो है यहां पर कैलकुलेट करना है और वीन्स कांस्टेंट की वैल्यू रख दो। कैलकुलेट करेंगे टेम्परेचर 7325 केल्विन मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। सो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 42। क्वेश्चन 43, ए बॉब ऑफ मास m is tied with a thread and is made to move in circular path on a frictionless stable surface about point O as shown diagram. The hypothetical electric field in radial direction exists along the table surface. In this condition, the bob is uncharged and tension in thread is T. If bob is given some charge, तो हमें यहां पर बताना है। देखिए बच्चों, यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया गया और ये एक बॉब है, इसका मास m है, ये मेटल का है। इसमें एक्चुअली में ये बॉब एक रॉड के थ्रू यहां पर बंधा हुआ जिसकी लेंथ L है। तो इसमें हमें बॉब के लिए टेंशन बताना है, किस कंडीशन में टेंशन ज्यादा होगा कम होगा। देखो यहां पर इन्होंने ये बोला है गिवन सम चार्ज। सम चार्ज का मतलब इस बॉब को हम पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी चार्ज दे सकते हैं। अगर इस बॉब को हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो पॉजिटिव चार्ज देंगे तो पॉजिटिव चार्ज में जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। तो इसमें फोर्स इस फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, F इज इक्वल टू ई क्यू। टेंशन इधर की ओर होगा। अब जब फोर्स उधर लगेगा और टेंशन इधर लगेगा तो यहां से टेंशन की वैल्यू कुछ मिलेगी। अब अगर सपोज दैट अभी टेंशन यहां पर फोर्स की वजह से कम हो जाएगा, अगर मान लो कि इसको हम निगेटिव चार्ज देते हैं तो निगेटिव चार्ज देंगे तो ये फोर्स भी इसी की डायरेक्शन में लगेगा, इधर ही फोर्स लग जाएगा। अब जब फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग जाएगा तो टेंशन जो है वो कम हो जाएगा, उधर लगेगा टेंशन ज्यादा हो जाएगा। तो यानी कि यहां पर जो टेंशन होगा वो डिपेंड करेगा प्लस और माइनस चार्ज को देने पर क्या टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है। प्लस माइनस चार्ज को देने पर टेंशन इंक्रीज भी हो सकता है या टेंशन डिक्रीज भी हो सकता है। टेंशन कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा चार्ज के ऊपर। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या मिलेगा? टेंशन इन थ्रेड में इंक्रीज or decrease. So option B is the right option for question 43. बच्चों क्वेश्चन 44 है, an accurate pendulum clock is mounted on ground floor of high building. How much time will it lose or gain in one day if it is transferred to top story of building which is as 200 meter higher than the ground? Radius of this. ये देखिए ये अर्थ पे है, अर्थ पे ये एक पेंडुलम है, इसका टाइम पीरियड यहां पर हम टी कर लेते हैं। अगर इस पेंडुलम को हम ग्राउंड से कितनी हाइट ले जा रहे हैं, यहां से यहां तक 200 मीटर, इसका टाइम पीरियड यहां पर टी डैश मान लेते हैं। तो हमें यह बताना है कि अगर हम इसको इतनी हाइट पे ले जाएंगे तो कितना टाइम पीरियड में चेंज आएगा। तो हमें मालूम है जो टाइम पीरियड होता है वो जी के अंडर रूट जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां टाइम टी डैश और यहां अगर हम टी माने तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग टी डैश अपॉन टी अंडर रूट जी अपॉन जी डैश आ जाएगा। जी की वैल्यू यहां पर है और हाइट पे जी की वैल्यू जी डैश हो गई। अब हम लोग को मालूम है हाइट पे जाते हैं तो जी की वैल्यू जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर स्क्वायर होता है। यहां से अगर हम जी अपॉन जी डैश कैलकुलेट करेंगे 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर आएगा। इस वैल्यू को यहां पुटअप करेंगे तो हमें टी डैश बाई टी ये मिल जाएगा। अब यहां पे ये क्लियर है कि यहां जो टाइम हो रहा है ऊपर ले जाने पर वो थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। तो अब यहां पे जो टाइम बाद का हुआ थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। अब यहां से टी डैश की वैल्यू निकालेंगे तो टी डैश की वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को? टी इधर ले गए तो यहां से टी का मल्टीप्लाई करते हैं अंदर
t का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये t इधर आ जाएगा, t डैश माइनस t, ये मिलेगा TH/r। ये चेंज इन टाइम आ गया। t टाइम यहाँ पे 24 आवर्स वन डे का मतलब हो गया, वन डे बोला गया है यानी कि 24 आवर्स, और इसको सेकंड में चेंज कर लें 3600 और इनटू हाइट 200 है और आर रेडियस ऑफ अर्थ पुट अप करेंगे 2.7 सेकंड मिलेगा। 2.7 सेकंड का मतलब कि इसमें ये जो है 2.7 सेकंड लूज कर देगा, तो यानी कि ऑप्शन बी 2.7 सेकंड लूज होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 44। बच्चों क्वेश्चन 45 है, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट ओ ऑफ टू स्क्वायर प्लेट सिस्टम शोन इफ masses ऑफ प्लेट्स आर 2m एंड m, देयर एजेस आर a एंड 2a रेस्पेक्टिवली। सेंटर ऑफ मास निकालना है। ये देखिए ये मास 2m है, ये m है और ये साइड गिवन है। इसमें यहां o को ओरिजिन ले लेते हैं, तो इसका हमें सेंटर ऑफ मास o से निकालना है। तो o को अगर हम ओरिजिन ले लेंगे तो ये जो मास 2m है इसके ये सेंटर पर हम लोग कंसंट्रेट मान लेते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहां से यहां तक a/2, यहां से यहां तक 1/2, ये हो जाएगा x1y1। इसी तरीके से जो मास ये है ये x एक्सिस के नीचे है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस 2a हो गई, ये a हो गई, तो इसके सेंटर तक का डिस्टेंस 2a और a से इसके कोऑर्डिनेट 2a और a आ गए, ये हो जाएगा x2 और ये y2। मास इसके सेंटर पे कंसीडर कर लेंगे। अब सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा दें, एक्सियम हो जाएगा m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 2m x1 a/2, m2 और x2 यहाँ पे 2a पुटअप करेंगे, m1 प्लस m2 हो जाएगा 2m प्लस m, सॉल्व करेंगे a आएगा। वाइसियम कैलकुलेट करते हैं तो वाइसियम हो जाएगा m1 y1 2m a/2 और यहाँ पर हो जाएगा m2 m और y2 हो जाएगा माइनस है क्योंकि ये नीचे की डायरेक्शन में, तो y2 माइनस है, 2 कैंसिल होगा, ma माइनस माइनस कैंसिल होकर ये 0 आ जाएगा, यानी कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो x एक्सिस पर a डिस्टेंस पर होगा। तो सेंटर ऑफ मास a डिस्टेंस पर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 45।